नावल तिलस्मे इश्क, राइटर नाबिया शाह। खाने की मेज पर एक गहरा सन्नाटा था। सब बहुत खामोशी से खाना तनावुल कर रहे थे। शाह हवेली का उसूल था कि जब खाना खाया जाए तो मेज पर खामोशी रहे, लेकिन अगर किसी को मेज पर बात करने की इजाजत थी तो वो थे शाह हवेली के मालिक सगीर शाह। सगीर शाह एक ऐसी शख्सियत के मालिक, निहायत सख्त गिर इंसान जिसको रहम का मतलब तक नहीं पता। अगर गलती की है तो सजा जरूर मिलेगी, चाहे सामने फिर कोई भी क्यों ना हो। जो उनके बनाए हुए उसूल को नफी करता था, उसके लिए शायद दुनिया का आखिरी दिन होता था। वो औरतों के पर्दे के मामले में बहुत सख्त थे। उनके लिए सबसे अहम खानदान की इज्जत थी, इसके बाद ही कोई। उनके गुस्से और कहर से तो हवेली के मकीन के साथ साथ पूरा गांव डरता था, और अगर उनसे कोई नहीं डरता था तो वो था उनका बड़ा पोता सरदार वजदान शाह। उनके अपने उसूल थे तो इसके अपने उसूल, लेकिन वो उनकी इज्जत बहुत करता था। लेकिन इसका फैसला और उनका फैसला कभी एक जैसा नहीं होता था। लेकिन सगीर शाह को अपना ये पोता सबसे ज्यादा अजीज था। सरदार वजदान शाह एक ऐसा शख्स जिसके लिए अपनी इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं था। वो अपनी इज्जत के मामले में अपना दादा पर ही गया था। इसके लिए भी अपनी इज्जत बहुत मायने रखती थी और उनके लिए भी। वो भी अपने दादा की तरह किसी को माफ नहीं करता था। इसकी नजर में एक दफा माफी मतलब दोबारा मौका देना। वो निहायत बारौब शख्सियत का मालिक, जिसके सामने इसका सगा भाई भी बात करते हुए कतराता था। इसके नजदीक इसकी बात की नफी मतलब मौत। इसका हर फैसला पत्थर पर लकीर। वो किसी को माफ नहीं करता था अपने दादा सगीर शाह की तरह। वो अपने बाप की तरह नर्म दिल का मालिक नहीं था। वो अपनी माँ और अपने दादा की तरह सख्त गिर इंसान था। वो अपने सामने किसी एक की भी नहीं सुनता था। जो फैसला वो पंचायत में करता था, वो सबको मानना पड़ता था, और जो इसकी फैसला को रद्द करता था, अपनी मौत को आवाज देता था। इस वक्त में इस पर खामोशी का ही राज था। सगीर शाह ने अपना गला साफ किया और इसकी तरफ मुतवज्जह हुए, और अपनी भारी आवाज में बोले, क्या फैसला का इरादा किया है तुमने, वजदान? माफ कर दोगे फिर मुख्तार के बेटे को? इसने अपनी आंखें उठाकर उनकी जानिब देखा, और भारी आवाज में संजीदगी से बोला, इसने कत्ल किया है दादा। इसको माफी नहीं मिलेगी, इसको सजा हर हाल में मिलेगी। लेकिन अभी फिलहाल वो मालूम नहीं कहाँ है। मैं वही पूछ रहा हूँ, क्या सोचा है तुमने? क्या करोगे अब? मेरी मानो और वनी का फैसला दे दो। बिला वजह की जिद पाली हुई है तुमने। उन्होंने लापरवाही से खाना खाते हुए कहा। सहर ने अपनी मासूम आंखों से पहले अपने लाला की जानिब देखा, और इसी वक्त इसने अभी अपनी बहन की जानिब देखा। सहर ने अपनी आंखें झुकाईं। इसने इसकी जानिब से निगाहें वापस उन पर ही मरकूज की जो खाने के साथ इंसाफ कर रहे थे। दादा, मैं किसी सूरत वनी का फैसला नहीं दूंगा, वो हतमन बोला। तो क्या मेरे बात की नफी करोगे? इस मामले में अगर आपकी इस बात की नफी करनी पड़ी तो मैं करूंगा। वो बिल्कुल मुतमईन था। उन्होंने ये सुना और गुस्से से प्लेट में अपने चम्मच फेंका। सबकी सांसें थमी। ये गांव है वजदान शाह। यहाँ पर कातिल की बहन को ही वनी किया जाता है। कत्ल इसकी बहन ने नहीं किया है जो इसको वनी कर दिया जाए। कत्ल जिसने भी किया है, सजा इसको ही मिलेगी चाहे कुछ भी हो जाए। और आपसे मैं एक दफा पहले भी बोल चुका हूँ और अभी एक बार फिर बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पसंद मेरे मामले में कोई बोले, वो कोई आप ही क्यों न हो। माजरत के साथ, अगर ऐसा ही रहता है कि आप मेरे फैसलों में बोले तो मैं दस्तार खुशी खुशी आपके हवाले कर दूंगा और वापस शहर में शिफ्ट हो जाऊंगा। और आप दस्तार चाहें, फिर आप मेरे छोटे भाई बुराक को, चाचू का बेटा मुस्तफा को, ये फिर अपने नवासे आर्यान को दे दें। मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं अपने फैसले खुद करूंगा। किसी को हक नहीं दूंगा कि कोई भी मुझ पर अपने फैसले थोपे। एक्सक्यूज मी, एवरीवन, वो बोलकर रुका नहीं था। प्लेट आगे करके अपने कमरे की जानिब बढ़ गया था। सहर की आंखों ने अपने लाला का दूर तक पीछा किया था। इसके जाते ही बुराक और मुस्तफा भी खामोशी से उठ गए थे, और पीछे आर्यान कमीनी मुस्कान मुस्कुराया। दादा ने एक नजर अपने बड़े बेटे की जानिब देखा। बुलंद आवाज में बोले,
खाना खाकर मेरे कमरे में आओ। वो बोले तो उन्होंने आदाब से सर इस बात में हिलाया और अपने कमरे में चले गए। बाकी सब भी आहिस्ता आहिस्ता खाने की मेज से उठकर अपने कमरों में चले गए। शाह हवेली में सगीर शाह की 3 औलादें रहती थीं। पहली औलाद मुकर्रम शाह और दूसरी शर्जील शाह। मुकर्रम शाह की ज़ौजा नागीना बेगम थी और उनसे उनकी 3 औलादें थीं। सबसे पहले सरदार वजदान शाह, दूसरे नंबर पर बुराक शाह और तीसरी सहर शाह। शर्जील शाह की ज़ौजा का नाम नाहिद बेगम था। उनसे उनकी 2 औलादें थीं। बड़ा बेटा मुस्तफ़ा शाह, इसके बाद मुस्तजाब शाह। उनकी बहुत ख्वाहिश थी कि उनकी एक बेटी भी हो, लेकिन जो अल्लाह को मंजूर। शाह हवेली में सगीर शाह की बेटी भी रहती थी। शादी के कुछ सालों के बाद ही उनके शौहर का इंतकाल हो गया था और वो अपने 2 बच्चे नूरे और आर्यान के साथ यहाँ पर ही शिफ्ट हो गई थी। वो अपने कमरे से निकलकर सीधे हाथ के कमरे की जानिब बढ़ी। ब्लैक हाई हील, ब्लैक पैंट शर्ट, पोनी टेल। इसको पीछे की जानिब से देखे तो वो कोई दिलकश लड़की मालूम होती थी। हाथ में बहुत ही नफीस सा ब्रेसलेट भी था। नॉब पर हाथ रखा, दरवाजा टिक की आवाज से खोला। कमरे में घुप अंधेरे का बसेरा देख वो झुंझलाई थी और आंखें घुमाकर स्विच बोर्ड पर हाथ मारा। कमरे एकदम रोशनी में नहा गया। इसने निगाहें दौड़ाकर कमरे के मालिक यानी हमजा को तलाश किया, जो ख्वाब की गोद में मजे ले रहा था। ये देख इसने जब्त से मुट्ठियां भींची, साइड टेबल पर से पानी का गिलास हाथ में लिया और बेड के करीब गई और बिना कुछ सोचे समझे पानी सोते हमजा के मुंह पर मारा। वो हड़बड़ा कर उठा। वो कुछ कहने के लिए लब खोलता, लेकिन सामने अपनी बड़ी बहन को खड़े देख वो खामोशी से अपने बाल पीछे करके सीधा होकर बैठा। ये कोई तरीका नहीं होता है उठाने का, इसने संजीदगी से कंबल साइड पर करते हुए कहा। अच्छा तो तुम मुझे सिखाओगे क्या तरीका होता है? वो अपनी संजीदा आवाज में बोली। मेरा वो मतलब नहीं था। खैर तुम्हारा जो भी मतलब था, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमजा, तुमको मैंने कुछ कहा था। क्या वो काम तुमने किया जो तुम इतने आराम से बेफिक्र होकर सो रहे हो? इस काम के पैसे देती हूँ मैं तुम्हें। वो इसके कमरे में खड़ी सख्त गुस्से में थी और वो शायद अभी भी थोड़ी थोड़ी नींद में था। यार क्या हो गया है? मुझे सुकून लेने दो। कितना तो काम करता हूँ, चंद हजार देती हो और काम कुत्तों की तरह कराती हो। वैसे ना, तुम जैसे जालिम मालिकों पर भी केस बनना चाहिए। और मैं सोच रहा हूँ क्यों न कोई वकील हायर कर लूं। वैसे तुम भी बुरी नहीं हो, तुम भी अच्छी खासी वकील हो। मेरा केस तुमको भी देने का सोचा जा सकता है। हमजा, आई एम सीरियस। मैं इस वक्त बिल्कुल मजाक के मूड में नहीं हूँ। बाय। चुप हो जाओ बैरिस्टर साहिबा, कभी तो खामोश रहा करो। जाओ यार, खुद भी आराम करो और मुझे भी आराम करने दो। हमजा, इंसानों की तरह मेरे हर सवाल का जवाब मुझे चाहिए और हमेशा कहा है इस फजूल गोई से मेरे सामने परहेज किया करो। 1000 बार ये बात समझाए लेकिन तुम्हारे ये बात पल्ले नहीं पड़ती ना। वो एकदम गुस्से से सीख पा हुई। अब जो पूछा है इसका बिल्कुल सही सही जवाब चाहिए। यार मिशी, इतना तो कर दिया काम, अब क्या रहता है? हमजा प्लीज बी सीरियस। अच्छा बाय, बोले वो मुकम्मल संजीदा हुआ। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे हसन जावर की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए और ये बात मैंने तुमसे कल रात को बोली थी, लेकिन तुम अपनी नींद तो पूरी कर लो, फिर तुम करोगे न अपने काम। यार मैंने इस शख्स की सारी डिटेल निकाली थी, लेकिन मिशी, इसमें मुझे कोई झोल नहीं लगा। इसके पीछे कोई और है, वो नहीं है। इसने इसको तहम्मुल से समझाते हुए कहा। मैंने तुमसे क्या कहा था? इसने अपने सीने पर हाथ बांधते हुए संजीदगी से पूछा। यार तुम क्यों नहीं समझ रही हो? वो बेजार हुआ। हमजा बेग, मैंने तुमसे क्या कहा था? मेरी बात का जवाब मुझे इसी वक्त और अभी चाहिए, वो भी बिल्कुल संजीदगी के साथ। मैं अपने काम के अंदर कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूंगी। मुझे सब याद है। आपने क्या कहा था? आपने कहा था कि आपको हसन जावर की इंफॉर्मेशन चाहिए। बिल्कुल, और वो कहाँ है? इसने हतमन पूछा। मैंने इस पर रिसर्च की है, लेकिन मुझे इस शख्स में कोई गड़बड़ नहीं लगी।
वो मुझे नहीं लगता इस केस में वो हमारे काम आ सके। इसने रसानियत से कहा। और मिशी, देखो, जो चीज हमें दिखाई दे वो चीज सच तो नहीं होती है ना। बस वक्त तो आंखों देखा भी झूठ होता है। मिशायम ने हाथ उठाकर इसको आगे बोलने से रोका। मुझे कल रात तक इसकी सारी डिटेल अपनी टेबल पर चाहिए, हर हाल में। और अगर रात तक मुझे इसकी डिटेल्स नहीं मिली तो मैं तुम्हें जॉब से फायर कर दूंगी। वो बोलकर रुकी नहीं थी। दरवाजा खोलकर अपने कमरे की जानिब बढ़ गई थी। और वो बेचारा पीछे दांत पीस कर रह गया। वो ऐसी ही थी। पेशे के हिसाब से तो वो वकील थी, लेकिन बकल हमजा के, इसकी बहन वकील नहीं, कोई जल्लाद थी, जो इंसान को इंसान नहीं समझती थी, बल्कि रोबोट समझती थी। हर वक्त गधे घोड़ों की तरह काम कराती थी। आज तक वो अपने करियर में एक केस नहीं हारी थी। इसका एक नाम था अपने सर्कल में, मिशायम बेग। एक दुनिया इसके काम से वाकिफ थी। बेग खानदान का गुरूर थी। अपने दुश्मन को मात कैसे दी जाती है, कोई मिशायम बेग से सीखे। इसके दिल में गरीबों और अपनों के लिए बहुत प्यार था। यही वो अपने दुश्मनों को मौत के मुंह तक ले जाती और वहां से वापस लाकर वहीं छोड़ देती। वो बहुत अलग थी। इसकी रंगत सुर्ख सफेद थी। आंखें बहुत खूबसूरत और बहुत दिलकश थीं। लेकिन उन आंखों में कोई शौकपन नहीं था। इसकी आंखें हर वक्त संजीदा रहती थीं और इसका मिजाज भी हर वक्त संजीदा ही रहता था। हमजा इसका छोटा भाई है। वो अपने माँ बाप के दो ही बहन भाई हैं। हमजा बेग जो इसका असिस्टेंट है और अभी अपनी पढ़ाई भी मुकम्मल कर रहा है। उनका खानदान अपने गांव में रहता है। बस ये दोनों ही शहर में क़याम पजीर हैं। बेग खानदान में इकबाल बेग जो मिशायम और हमजा के दादा हैं। इकबाल बेग के दो बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम खलील बेग और उनकी ज़ौजा का नाम सहरिश है। उनकी एक ही औलाद अशब बेग। दूसरे बेटे का नाम मुनीर बेग और उनकी ज़ौजा का नाम नसरीन बेग है। उनकी भी दो औलाद हैं, मिशायम बेग और दूसरा हमजा बेग। वो खेत के पास आते ही रुकी, निगाह घुमाकर इधर उधर देखा। इसने पैरों से ऊपर ग्रीन कलर की फराक और नीचे कैप्री पहनी हुई थी। दुपट्टा गोल घुमाकर सर पर लिया हुआ था। हाथ में एक लगेज भी था। मालूम पड़ता था कि वो कहीं जाने के लिए तैयार खड़ी है। आंखों पर एकदम धूप पड़ने लगी तो हाथ रखकर इसको चेहरे पर आने से रोका और थोड़ा झुककर खेत के अंदर झांकने लगी। निगाह जैसे ही खेत में काम करते हुए अपने बाप पर पड़ी तो चेहरे पर एक प्यारी मुस्कुराहट आई और हाथ में जो लगेज था वो वहीं रखकर खेत के अंदर दाखिल हुई। इसको बिल्कुल पसंद नहीं था अपने बाप का इन अमीर जागीरदारों के यहाँ काम करना, लेकिन ये काम करना इसके बाप को बहुत पसंद था, इसलिए वो खामोश थी। करीब पहुंचकर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए तेज आवाज में बोली, इंसान को इतना अंदाजा हो जाना चाहिए कि कोई बड़ी हस्ती आई। अपना काम तर्क करके इसको भी देख लेना चाहिए। लेकिन नहीं, बाई, उनके लिए तो उनके शाह साहब ही मायने रखते हैं। हम कहाँ? रिजवान साहब ने जब खफकी भरी आवाज अपनी बेटी की सुनी तो मुस्कुराते हुए पलटे। फिर जा रही है मेरी सोनी कुली। हम जा रही है आपकी सोनी कुली। लेकिन अबा प्लीज न यार, आप भी चल लो। इतना सुकून होता है शहर में। क्या यहाँ के मालिकों की खिदमत करते रहते हो जो मुझे सख्त जहर लगते हैं। गुड़िया, आहिस्ता आहिस्ता बोल, कोई सुन न ले। रिजवान साहब ने इधर उधर देखते हुए इसको आहिस्ता आवाज में कहा। मुझे फर्क नहीं पड़ता, सुनता है तो सुन ले। और एक बात अब्बा, मैं गुड़िया नहीं हूँ, मैं हफ्सा हूँ। हफ्सा रिजवान अख्तर, इसने अकड़ कर कहा। और ये खाना भेजा था अम्मा ने, ये ले और खा लेना। आज काफी दिन बाद बुराक खेतों को देखने आया था, लेकिन जब इसने एक लड़की को खेत में खड़े देखा, वो भी बिना चादर के, इसकी तेवरी चढ़ी। पास खड़े मुंशी जी से कड़क आवाज में पूछा, ये लड़की कौन है और यहाँ क्या कर रही है। मुंशी साहब ने भी इसकी निगाहों के तोकुब में देखा तो वहाँ एक लड़की खड़ी हुई थी। छोटे शाह, ये अपने रिजवान की बेटी है, शहर में रहती है, वो सामान रखा हुआ है, शायद जा रही है, इसीलिए अपने अब्बा से मिलने आए हैं। किसकी इजाजत से खेत में लड़की दाखिल हुई है। ये गरीब घराने की औरतें ऐसी ही होती है ना, न पर्दे का कोई होश होता है न किसी चीज का, इसने बिगड़े अंदाज में कहा।
और गुस्से में इसकी तरफ बढ़ा जहां वो दोनों बाप बेटी अपने में मग्न थे। रिजवान, क्या हो रहा है यहाँ? वो तैश से बोला। रिजवान साहब घबरा कर पलटे और हफ्सा ने माथे पर बल डाले इस बदतमीज इंसान को देखा जो बिना इजाजत के दोनों बाप बेटी के दरमियान घुसा चला आ रहा था। जी साहब, रिजवान साहब ने हाथ जोड़कर बोला। वो सख्त घबरा गए थे क्योंकि वो जानते थे हफ्सा कितना चिढ़ती है इन जागीरदारों से, और वो चुप हो जाए ये तो हो ही नहीं सकता। और वो अपने साहब के गुस्से से भी वाकिफ थे कि वो किसी के एक लफ्ज बर्दाश्त नहीं करते थे। ये सब क्या हो रहा है और तुम्हारी बेटी बिना पर्दे के हमारे खेत में क्या कर रही है? और तुम्हें इल्म में नहीं है क्या रिजवान साहब के यहाँ औरतों का आना मना है? हफ्सा की इस बात पर तेवरी चढ़ी। इसका बाप कुछ बोलता, वो खुद दो दो हाथ करने मैदान में आई। क्या मसला है तुम्हारा मिस्टर बदतमीज? दोनों बाप बेटी की जरूरी बात में घुसे चले आ रहे हो। और औरत किसको बोला? हफ्सा का बस नहीं चल रहा था। वो इसका सर फोड़ दे। फजूल में इतनी प्यारी लड़की को औरत ही बोल दिया और कुछ नहीं तो। बुराक ने इसकी आवाज पर रजवान साहब की तरफ से निगाह हटाकर इसकी तरफ देखा। साफ शफाफ चेहरा, छोटी छोटी आंखें, तीखे नकुश, खूबसूरत गुलाबी होंठ, नाक में एक छोटी सी नथ। बिलाशुबह वो हसीन लड़की थी। वो इसको देखकर एक पल के लिए बिल्कुल स्टिल हो गया था। दिल शिद्दत से पहली बार किसी लड़की को देखकर धड़का था। इसने अपनी जिंदगी में शायद ही इतनी हसीन लड़की देखी थी। इसकी निगाह बेसाख्ता इसकी नथ पर पड़ी। वहां पर एक मोती धूप में चमक रहा था। इसकी ख्वाहिश हुई थी वो इसको छू कर देखे, लेकिन खुद पर फौरन काबू पाया और अपनी भारी और रोबदार आवाज में बोला, ये बात किस तरीके से कर रही हो? ओह हेलो मिस्टर XYZ, तुम जो कोई भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं कोई औरत नहीं हूँ और मुझे यहाँ आने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। मेरा बाप यहाँ काम करता है, उनसे मिलने आई हूँ और अब जा रही हूँ। अब्बा, फिर मिलती हूँ। मिशी आप ही वेट कर रही होंगी मेरा। अल्लाह हाफिज। वो किसी को भी कुछ बोलने का मौका दिए बगैर खुदा हाफिज करके जाने लगी, लेकिन रुकी और पलटी और इसके करीब हुई। आइंदे के बाद बात करते हुए भी सोचना, किससे बात करने जा रहे हो? आए बड़े, हाँ, बोलकर खेत से निकलती चली गई। बुराक शाह ने इसका पीछा जब तक किया जब तक वो इसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई थी। मुंशी जी की आवाज पर वो होश की दुनिया में लौटा और निगाह रिजवान साहब की तरफ गई जो हाथ जोड़े खड़े थे। छोटे शाह, माफ कर दीजिएगा, बच्ची है वो, शहर जा रही थी इसलिए बस मिलने आई थी। आइंदे यहाँ नजर नहीं आएगी। आइंदे ख्याल करना रिजवान साहब, मुझे नहीं पसंद खेतों में लड़कियां आए। इसने अपनी मिजाज के खिलाफ इतनी बात की और वहां से मुड़ गया। आज इसने अपनी मिजाज के खिलाफ एक लड़की से इतनी बातें सुनी थी और बदले में एक लफ्ज नहीं बोला था, और साथ में रिजवान साहब को भी कुछ नहीं कहा था, और बिना किसी की जानिब देखते हुए खेत से वापस हवेली के लिए निकल गया था। मुंशी जी और रिजवान साहब ने बहुत हैरत से अपने छोटे मालिक को देखा था, जिसने किसी को कुछ नहीं कहा था, वरना बुराक शाह एक ऐसी शख्सियत का नाम था जिसके सीने में दिल नाम की चीज ही नहीं थी। वजदान शाह भी कहीं कहीं लोगों की बातें सुन लेता था, लेकिन इसको बर्दाश्त नहीं था कि इसके सामने कोई ऊंची आवाज में बात तक करे। कजा की इतनी इंसल्ट करना, इसको किसी पर भी तरस नहीं आता था। हर गरीब को वो अपनी पैर की मिट्टी की धूल समझता था, लेकिन आज इसका दिल धड़का था। इसका दिल आज पहली बार किसी लड़की को देख धड़का था। वो बहुत सी लड़कियों से मिला था, देखा था, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ था। आज इसका दिल पूरी शिद्दत से धड़का था। बुराक शाह जो गरीबों से सख्त नफरत करता था, आज इसका दिल भी एक गरीब की बेटी के लिए धड़का था। क्या होना था जब इन दोनों का मिलाप होगा? एक वो जिसको जागीरदारों से ही नफरत है, तो एक वो जिसको गरीब जात से ही चिढ़ है। देखते हैं आगे आगे होता है क्या। लेकिन एक तरफ शायद पहली नजर की मोहब्बत हो गई थी, लेकिन एक तरफ मामला बहुत खराब था। वो पंचायत में बैठा हुआ था, सफेद लट्ठे की मानिंद अकड़ा हुआ सूट, गले में मर्दाना शाल जिसका कलर भूरा था, हल्की भरी हुई शेव, कफ कोहनियों तक फोल्ड थे।
पंचायत में मौत जैसा सन्नाटा था। हर कोई सांस रोके खड़ा सरदार वजदान शाह के फैसले का मुंतजिर था। इसने सब पर एक तायराना निगाह डाली और मुख्तार की तरफ देखा और अपनी भारी और कड़क आवाज में बोला, मुख्तार, क्या आखिरी फैसला है तुम्हारा? बेटी दोगे या बेटा? अभी बता दो, इसके बाद जो फैसला मैं करूंगा, इसको कोई रद्द नहीं कर पाएगा। और जानते हो ना, मेरे फैसले को रद्द करने का मतलब क्या होता है? वो सुनते ही वजदान के कदमों में बैठा और गिड़गिड़ाता हुआ बोला, सरदार, मेरी मासूम बेटी ने कुछ नहीं किया है। मैं कैसे इसको उनके हाथों में दे दूं? ये लोग तो मेरी बेटी को मार देंगे। तुम नहीं जानते हो क्या, मुख्तार, कत्ल की क्या सजा है? वजदान के बोलने से पहले सगीर शाह बोले थे। इसने एक नजर अपने दादा को देखा और वापस निगाहें मुख्तार की जानिब की। तो फिर तुम अपना बेटा पंचायत के हवाले कर दो। इसने रसानियत से कहा, साहब, वो पता नहीं कहाँ है, वरना मैं इसको आपके आगे पेश कर देता। इसने सबसे निगाह हटाकर इस पार्टी की तरफ देखा जिनका बेटा मारा गया था, जो गैज़ो गजब से मुख्तार को देख रहे थे और उनको वनी के तौर पर बेटी चाहिए थी, या फिर खून के बदले खून। तो फिर तुम्हारा क्या फैसला है, सफदर साहब? तुम्हारा? सरदार, हम आपको पहले ही बोल चुके हैं, हमें खून बहा में लड़की चाहिए, या फिर खून के बदले खून। इसने उनकी बात तहम्मुल से सुनी और फिर अपना मुकम्मल रुख पूरी पंचायत की जानिब किया। सगीर शाह और उनके दोनों बेटे भी इस पंचायत में बैठे, इसके किसी फैसले के मुंतजर थे। मैं आप सबसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या मिलेगा आप सबको एक लड़की को वनी करके? सबको सांप सूंघा था, क्या मिलेगा इसका? साथ मार पीट करके, इससे ज्यादा क्या होगा? आपकी रूह को तस्कीन मिलेगी, किसी मजलूम पर जुल्म करके। इसने निगाह पंचायत से हटाकर मुखालिफ पार्टी की तरफ की। वो कुछ बोलना चाहता था, लेकिन जब वो बात करता था तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि इसकी बात के बीच में बोले। मैं एक ठोस फैसला चाहता हूँ जिससे दोनों पार्टियों को सुकून मिले। आप बताओ मुझे, सफदर साहब, क्या मिलेगा आपको एक लड़की को वनी करके? क्या आपका बेटा आपको वापस मिल जाएगा? नहीं ना? अच्छा, चलो छोड़ो, हम लड़की को वनी नहीं करते तो हम इसके बेटे को ढूंढते हैं और फिर इसको भी मार देते हैं। इसके कत्ल के बाद क्या आपका बेटा जो इस दुनिया से जा चुका है, वो वापस आ जाएगा? सफदर ने एक निगाह सरदार की तरफ देखी जो अपनी गहरी निगाहों से इसकी तरफ ही मुतवज्जह था। इसने बेसाख्ता नफी में सर हिलाया। तो फिर तुम ये चाहते हो न कि मुख्तार को भी वही तकलीफ हो जो तुम्हें हो रही है, कि तुम्हारा बेटा इस दुनिया में नहीं है और इसका बेटा दुनिया में दंडनाता फिर रहा है। सफदर ने बेसाख्ता सर इस बात में हिलाया। लेकिन मैं पूछता हूँ मुख्तार से, क्या तुम सुकून में हो? इसने भी बेसाख्ता सर नफी में हिलाया। मैं मानता हूँ, दोनों खानदान इस वक्त बहुत तकलीफ में हैं। लड़की किसी सूरत वनी नहीं होगी और लड़का जिसने कत्ल किया है, नहीं इसको कत्ल किया जाएगा। पूछो क्यों? सबने हैरत से सरदार की जानिब देखा। सबकी समझ से बाहर था ये फैसला, क्योंकि लड़के ने जानबूझकर कत्ल नहीं किया था। दोनों तरफ से लड़ाई हुई थी जिसके नतीजे में गलती से डंडा सर पर लगा था। इसने जानबूझकर नहीं मारा था, लेकिन इससे कत्ल हुआ है, इसलिए इसको गांव बदर किया जाता है। वो अब इस गांव में दोबारा नहीं आएगा। और रही वनी की बात, अगर लड़का जानबूझकर कत्ल करता या किसी दुश्मनी के तहत कत्ल करता, तो हम लड़की को वनी कर देते। सफदर साहब, जानता हूँ ये फैसला आपके हक में नहीं हुआ, लेकिन एक बार सोचना, ये फैसला आपके ही हक में हुआ है। ये बात थोड़ी गहराई से सुनना। अगर मैं वनी का फैसला देता हूँ, वो भी बिना कसूरवार लड़की को, तो गुनाह मुझे मिलेगा कि मैंने अपनी रियाया में एक बेकसूर को सजा की भेंट चढ़ा दिया। और आप अगर वनी करके लड़की ले जाते हैं, फिर इसके साथ वनी वाला सलूक करते हैं, मारते पीटते हैं, गधे घोड़ों की तरह काम कराते हैं, तो उस टाइम तो आपको बहुत सुकून मिलेगा। लेकिन आपको पता है, आपकी आखिरत बिल्कुल खराब हो जाएगी। अल्लाह भी मजलूम के साथ जुल्म नहीं देख सकता है, वो सख्त अजाब देने वाला है। और अगर आप कत्ल करते हैं मुख्तार के बेटे को, क्या इस चीज से आपका बेटा वापस आएगा?
नहीं ना। तो फिर? सफदर ने अपने सरदार की तरफ देखा जिसके चेहरे पर संजीदगी थी। इसने एक नजर मुख्तार को देखा और बेसाख्ता निगाहें आसमान की जानिब की। खड़े हुए, बुलंद आवाज में बोले, मुख्तार के बेटे को माफ करता हूँ मैं। अपना केस वापस लेता हूँ। अगर इसका बेटा गांव भी आना चाहे तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है। बहुत शुक्रिया सरदार आपका। मुझे एक सख्त गुनाह से आपने बचा लिया है। बहुत शुक्रिया आपका। वो बोलकर वापस बैठा। इसने सर इस बात में हिलाया, तो मैं सरदार वजदान शाह इस नतीजे पर पहुंचा हूँ। मुख्तार के बेटे को गांव बदर किया जाता है। अगर किसी को कोई मसला है तो मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बोलकर उठा और कंधे से शाल ठीक करते हुए मजबूत कदम के साथ अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ा। सब एक साथ इसके आदाब में खड़े हुए और एक साथ नारा लगाया, सरदार जिंदाबाद। मुख्तार जाकर सफदर के गले लगा। इसने बिना हिचकिचाहट के इसको अपने सीने से लगाया। सगीर शाह ने एक नजर पूरी पंचायत को देखा। सबके चेहरे मुतमईन थे, बल्कि मुखालिफ पार्टी भी खुश और मुतमईन थी। उनका सीना फख्र से चौड़ा हुआ। वो भी अपने दोनों बेटों के साथ हवेली की जानिब बढ़े। आज एक मजलूम जुल्म की भेंट चढ़ने से बच गया था। ऐसा क्या है जो हमजा हमसे छूट रहा है? हम इतना करीब आकर भी एक चीज ऐसी छोड़ रहे हैं जिससे केस का पूरा हिस्सा जुड़ा है। कुछ समझ नहीं आ रही है। आखिर क्या है वो चीज? अगर अहसन जावर असल मुजरिम नहीं है तो फिर कौन है? मैंने खुद इस इंसान को क्रॉस चेक किया है। इसमें वाकई कोई झोल नहीं है। फिर ये कौन है जिसने अनम का कत्ल किया है और इल्जाम दानिश पर आ गया है? वो क्यों अपनी बहन का कत्ल करेगा? मिशायम इस वक्त अपने घर के लाउंज में परेशानी से टहल रही थी और सामने सोफे पर हमजा और इसका सबसे अच्छा दोस्त एसपी उमेर सिद्दीकी बैठा हुआ था। तो एक ये बात बताओ मुझे, मिशी, अगर दानिश अनम का भाई है तो अहसन जावर भी तो अनम का भाई है। फिर तुम ये क्यों बोल रही हो कि तुम्हें दानिश पर नहीं, अहसन जावर पर शक है? ये थोड़ी सोचने वाली बात है। उमेर ने थोड़ा सोचते हुए कहा। अभी मिशी अपने लब बोलने के लिए खोलती, घर में खुद से बड़बड़ाती हुई हफ्सा दाखिल हुई। पता नहीं क्या समझते हैं ये रिक्शा वाले मुझे। मैं क्या पागल हूँ जो इतनी आसानी से बुद्धू बन जाऊंगी? सबकी नजर बेसाख्ता मेन एंट्रेंस पर पड़ी जहाँ वो अपना बड़ा सा दुपट्टा संभालती हुई और खुद से बोलते हुए बैग घसीटती हुई दाखिल हो रही थी। चेहरा सुर्ख हो रहा था। सब इसको इतना झुंझलाते हुए हैरत से देख रहे थे। इसने बोलते हुए निगाहें उठाकर देखी तो लाउंज में ही वो तीनों बैठे इसको मुस्कुराकर देख रहे थे। उन तीनों को देखकर एकदम जबान और टांगों दोनों को ब्रेक लगा। 5 सेकंड, सिर्फ 5 सेकंड, और वो भागते हुए मिशी के गले लगी। अस्सलाम अलैकुम, वो बहुत परजोश सी इसके गले लगते हुए बोली। आपा, इतना सारा याद आए आप मुझे। सबसे ज्यादा आपको मैंने याद किया। और कैसी हैं आप? पता है इतना याद किया मैंने आपको इन छुट्टियों में। वो एक सांस में ही शुरू हो गई। मिशायम ने मुस्कुराते हुए इसका सलाम का जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। मैं भी बिल्कुल ठीक। मैंने भी अपनी गुड़िया को बहुत याद किया। इसने हल्के से इसके भरे गुलाबी गालों को छूते हुए कहा। सच बताएं, वो चाहत कर बोली। तो इसने भी मुस्कुराकर सर इस बात में हिलाया। मैडम, हम भी हैं। उमेर ने हाथ हिलाकर तवज्जो अपनी जानिब कराई। तो वो हंसते हुए उमेर के सामने सर झुकाकर सलाम किया, जिसका जवाब देकर इसने इसके सर पर हाथ रखा। कैसे हो, हमजा? इससे मिलकर वो हमजा की तरफ मुड़ी। मैं बिल्कुल ठीक, मिस पटाखा। तुम कैसी हो? और हाथ मुके की सूरत में एक दूसरे को मारा। मैं भी बिल्कुल ठीक, वो बोलकर धप से इसके बराबर में सोफे पर बैठी। वैसे हफ्सा, तुम क्या बड़बड़ाती हुई आ रही थी? उमेर ने दिलचस्पी से पूछा। यार आपा, उमेर भाई, क्या बताऊं, एक रिक्शा वाला बस स्टेशन से यहाँ तक लेकर आया था और हमारी बात 300 रुपए की हुई थी। लेकिन यहाँ आकर बाहर से घर देखकर फैल गया और बोलने लगा, बाजी, मुझे 500 रुपए चाहिए। एक तो मुझे बोल दिया, बाजी, ऊपर से बोल दिया कि 500 रुपए दे दो। मैंने कहा ना, 500 का नोट तो नहीं है, लेकिन देने के लिए 500 जूते हैं। ये सुनकर भागा।
वरना कोई मासूम लड़की। ये लोग देखते नहीं हैं और ठग लेते हैं, लेकिन उनको क्या पता कि मैं मासूम सिर्फ चेहरे से ही हूँ। इसकी बात सुनकर हमजा और उमर ने बेसाख्ता कहा लगाया, जबकि मिशायम ने सिर्फ मुस्कुराने पर इक्तफा किया। वैसे आपा, आपने मुझे इतनी जल्दी, मतलब अभी तो छुट्टियों में 2 दिन बाकी थे, फिर इतनी जल्दी क्यों बुलवाया? इसने मिशायम को देखते हुए पूछा। और हाँ, इस अनम के इसका क्या बना? इसकी वजह से ही तुमको बुलवाया है। अरे हाँ मिशी, उमेर का ध्यान भी इस तरफ गया। तो हम क्या बात कर रहे थे? इसकी तवज्जो भी इस जानिब मबजूल कराई। हाँ, तो मैं तुम लोगों को ये बता रही थी कि हसन जावर भी अनम का भाई है और दानिश भी अनम का भाई है। लेकिन हसन जावर अनम का सौतेला भाई है और दानिश सगा। और कोई भाई अपनी बहन को कभी नहीं मार सकता है। इतना मैं यकीन से बोल सकती हूँ। इसकी बात सुनकर तीनों ने सर इस बात में हिलाया। लेकिन उमेर, मेरी छठी हिस्स मुझे यही बोल रही है कि हसन जावर ही में कोई झोल है। लेकिन मिशी, तुमने खुद भी इसको क्रॉस चेक किया है। मैंने भी किया है। तो इसमें क्या झोल है? मेरी नजर में वो क्लियर है। असल कल्प्रिट कोई और है। हमजा ने समझाते हुए कहा। नहीं हमजा, मैं सिर्फ एक बार इस हसन जावर से मिली हूँ, और मुझे पहली बार में ही इस पर शक हुआ था। तुम लोगों ने नोट किया हो या न किया हो, लेकिन जब वो बात करता है तो मुतमईन रहता है। इतना मुतमईन कोई नहीं रहता है। हर इंसान जो सच्चा भी हो, थोड़ा बहुत भोखला था जरूर है। और मुझे अनम के शौहर पर भी शक है। आपा, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ। आपको हसन जावर पर भी शक है और अनम के शौहर पर भी। ये बात कुछ समझ नहीं आई। हफ्सा थोड़ा परेशान होकर बोली, पहले उनको बोलने तो दो। हमेशा ये लड़की चलती गाड़ी पर चढ़ जाती है। अल्लाह अल्लाह, क्या बनेगा इसका? हमजा ने माथा पीटते हुए कहा। तुमसे बात कर रहे हैं मैं, न जो मेरे मुंह लग रहे हो। मैंने आपा से पूछा, गुंडू, इसलिए खामोश रहा करो। वो नागवारी से बोली, ओ मिस पटाखा, ये गुंडों किसको बोला? मैं तुम्हें किस एंगल से गुंडा लग रहा हूँ? इतना हैंडसम लड़के को गुंडा बोल रही हो? खुद को देखा है बावली? बगलोल, ओए बावली, बगलोल किसको बोला? तुम्हें ही बोला है, अजीब से। अभी हफ्सा कुछ बोलती, मिशायम एकदम चिल्लाई, चुप, एकदम चुप। आवाज नहीं चाहिए मुझे तुम दोनों की। कभी तो इंसान बनकर बैठ जाया करो। जहाँ देखो वही शुरू हो जाते हो। कभी तो मौका महल देख लिया करो। हर जगह मजाक जरूरी नहीं होती है। और 1000 बार तुम दोनों को बोला है, मेरे सामने इंसानों की तरह बिहेव किया करो। समझ नहीं आती है तुम दोनों को? अब मेरे कानों तक आवाज न आए तुम दोनों की। 2 मिनट लगाऊंगी दोनों को जॉब से निकलने में, फिर ढूंढते रहना जॉब। वो गुस्से से बोली, तो दोनों इंसान बनकर बैठ गए। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी? वो वापस उमेर की तरफ मुतवज्जह हुई। मुझे इसके शौहर पर भी शक है। और वो इसलिए जब वो बात करता है ना, इसके चेहरे पर एक अलग ही खौफ होता है। इसका बात करने का तरीका भी बहुत अलग हो जाता है। और जब भी मैं दानिश से बात करती हूँ तो न वो इतना भोखला था है, नहीं डरता है, न ही इतना मुतमईन होता है। मेरे पास सच्चाई तक पहुँचने के लिए एक प्लान है जिस पर काम तुम दोनों करोगे। इसने बात करते हुए हमजा और हफ्सा को पॉइंट आउट किया। हम दोनों, वो तकरीबन एक साथ ही बोले। हाँ, तुम दोनों, क्या करना होगा हमें? हमजा बोला, तुम दोनों मियाँ बीवी बनकर अनम के ससुराल जाओगे। वहाँ जाकर कुछ इम्पोर्टेंट बातें कलेक्ट करो। मैं तुम लोगों के साथ यहाँ से ब्लूटूथ के जरिए कांटेक्ट में रहूंगी। लेकिन आपा, हम करेंगे क्या? कुछ खास नहीं करना है। हमजा गेट नॉक करेगा और कुछ भी बहाना करके तुम दोनों अंदर दाखिल हो जाना। वहां पहुंचकर उनसे बातें करना। पूछना कौन कौन रहता है, आप कौन हो, कुछ भी। और इन्हीं बातों में से कुछ अंदर की बातें निकलने की कोशिश करना। मुझे लगता है कुछ तो ऐसा जरूर हमारे हाथ लगेगा जिससे ये पूरी गुत्थी ही सुलझ जाएगी। एक बात बताओ, उमेर माथे पर बल डाले मिशायम से मुखातब हुआ। तुम क्या पागल हो गई हो? याद है पिछली बार जब इन दोनों को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाकर इनको भेजा था? क्या तमाशा करके आए थे? वो केस हमारी वजह से ही सॉल्व हुआ था।
दोनों तकरीबन चिल्लाते हुए एक साथ बोले। उमर ने आईब्रो उछाली। साथ में मिशायम ने भी हैरत से उनको देखा। हफ्सा की नजर मिशायम पर पड़ी तो एकदम घबरा कर बोली, वो तो सारी मेहनत आपकी ही थी। लेकिन आखिर का जो काम था, अगर हम न करते तो केस कैसे सॉल्व होता। इसने सर इस बात में हिलाया। एक दफा सोच लो मिशी, इनको भेज तो रही हो, कहीं लेने के देने न पड़ जाएं। देखो यार, मुझसे ये दोनों फैमिली यानी अनम के मैके वाले और ससुराल वाले दोनों मुझसे मिल चुके हैं और तुमसे भी पुलिस स्टेशन में मिल चुके हैं, वरना मैं और तुम चलते। लेकिन अब हम नहीं जा सकते हैं। इसलिए अगर कोई जा सकता है तो वो ये दो नमूने ही हैं जिनसे अभी तक उनमें से किसी की भी मुलाकात नहीं हुई है। इसलिए अब जो भी है, ये दोनों ही हैं। और वैसे भी मैं उनसे ब्लूटूथ के जरिए कांटेक्ट में रहूंगी। तुम परेशान न हो, सब कुछ हैंडल हो जाएगा। एसपी उमर सिद्दीकी। वो मुस्कुराती हुई सामने सोफे पर बैठी और आगे के प्लान को तरतीब देने लगी। रात के खाने के बाद हवेली वाले सब अपने कमरों में आराम कर रहे थे। ऐसे में एक थी जो खामोशी से किचन में खड़ी इमली खाने में मसरूफ थी, जबकि इसको इमली खाने से डॉक्टर ने अभी सख्ती से मना किया हुआ था। फिर भी सहर सबसे निगाहें बचाकर किचन में इमली खाने में मग्न थी। मुस्तजाब डेरे पर गया था। हवेली आया तो पानी की प्यास महसूस हुई तो पानी पीने के लिए किचन का रुख किया, और वहां पर दुनिया माफिया से मग्न सहर को इमली खाते पाया। इसके हाथ में इमली देख इसकी तेवरी चढ़ी, और किचन के गेट पर से ही वो ढाड़ा, क्या हो रहा है ये? और क्या कर रही हो तुम? इसकी सांस तक रुक गई थी। इसकी आवाज सुनकर सहर को महसूस हो रहा था कि टांगों से जान निकलती जा रही है। इसके हाथ भी बाकायदा कांप रहे थे। अगर इसकी जगह बुराक, वजदान, मुस्तफा कोई भी होता इसको इतना खौफ महसूस नहीं होता। लेकिन यहाँ पर मुस्तजाब था, इसका जानी दुश्मन। इसको पता नहीं क्यों लेकिन सहर से एक अलग ही चिढ़ थी, जबकि वो इसके निकाह में थी। लेकिन वो ये निकाह रखना नहीं चाहता था, और इसको खत्म करने का बहुत जल्द इरादा भी कर चुका था। इसने कदम अंदर किचन में बढ़ाया। मुस्तजाब के कदमों की आवाज जैसे जैसे करीब हो रही थी, इसके दिल की धड़कन बेइंतहा तेज हो रही थी। वो इसके करीब कुछ कदम के फासले पर रुक गया। पलटो, सहर, इसने अपनी मर्दाना भारी आवाज में कहा। तो अब सहर गिरने को हुई। आंसू आंखों में बेसाख्ता आए। वो डरी सहमी पलटी, आंखें मीची हुई थी और हाथ पीछे छुपाए हुए थे। हाथ में क्या है? आगे हाथ करो, इसने एक बार फिर कहा। तो इसने नफी में गर्दन हिलाई। आवाज आ रही है मेरी? क्या बकवास कर रहा हूँ मैं? इसको नफी में सर हिलाता देख इसको मजीद गुस्सा आया। सॉरी, इसने कपकपाती आवाज में कहा। मेरे सामने फजूल गोई से परहेज किया करो। जितना कहा है उतना करो, और हाथ आगे करो। इसने दूसरे हाथ से गालों में आई नमी साफ की। प्लीज सॉरी, वो दिल चाह रहा था इसलिए बस थोड़ी सी खाई थी। आइंदे नहीं करूंगी प्लीज। अम्मा को मत बताएगा। और मैं ऐसा क्यों करूंगा? कौन तुम मेरी दोस्त हो जो मैं तुम्हारी बात मान लूं? जाने लगा हूँ बड़ी अम्मी को बताने। प्लीज न बताएं, वो जान से मार देंगी। अच्छा, तो ये हरकत करने से पहले ख्याल नहीं आया कि अम्मा जान से मार देंगी? वो रोने लगी तो इसे जरा रहम आया। अच्छा चलो, ठीक है, नहीं बताऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो शेल्फ से टेक लगाकर खड़ा हो गया। जी, बोले। इसको तो एक नई नवेद मिली थी ये सुनकर। दादा के पास जाओ अभी, और इसी वक्त, और उनको जाकर बोलो कि तुम ये निकाह मजीद नहीं रखना चाहती हो। तुम्हें तलाक चाहिए। बताओ, ये कर लोगी? अगर तुम ये करती हो, आई स्वेयर मैं तुम्हारे इस कारनामे का किसी को नहीं बताऊंगा। और अगर तुमने ये नहीं किया तो मैं अभी बड़ी अम्मी के पास तुम्हारी ये इमली और तुम्हें दोनों को लेकर जाऊंगा। बल्कि एक काम करते हैं, सरदार भाई के पास चलते हैं। कैसा आइडिया? इसने बेसाख्ता नफी में सर हिलाया। दादा जान मार देंगे मुझे अगर मैंने ऐसी कोई बात की। आप ऐसा न करें प्लीज। इसने एक बेबस निगाह से इस जालिम की तरफ देखा जहां कोई रियायत नहीं थी। तो यानी तुम दादा के पास जाकर इस रिश्ते को खत्म करने की बात नहीं करोगी? इसने सर नीचे करके सर नफी में हिलाया।
आंसू अभी भी आंखों से जारी थे, जिसको इसने साफ करने की जरूरत महसूस नहीं की थी। साफ रंगत सुर्ख होना शुरू हो गई थी। वो बिलाशुबह एक हसीन लड़की थी, लेकिन मुस्तजाब को नहीं पसंद थी। निकाह जैसे मुकद्दस रिश्ते के बाद भी इसके लिए दिल में थोड़ी सी भी मोहब्बत पैदा नहीं हुई थी। तो फिर तुम्हारी अम्मा के पास ये लेकर चलते हैं। पता है न कितनी नफरत करती है तुमसे। अगर ये एक दफा मैंने तुम्हारे इस करतूत का बता दिया तो तुम्हारे साथ क्या होगा, जानती भी हो। सारी रात बड़ी ताई तुम्हें सर्दी में बाहर लॉन में सुलाएंगी। क्या इरादा है, बता दो। इसने तड़प कर इस जल्लाद को देखा जो सीने पर हाथ बांधे इसकी सांसें छीनने के दर पर था। प्लीज ऐसा मत करें, मैं आइंदे कभी भी ये नहीं खाऊंगी, इसने बोलकर झट से डस्टबिन में वो इमली फेंकी। मुस्तजाब ने एक नजर सहर को देखा जो इसके खौफ से तकरीबन कांप रही थी। फिर एक नजर इमली को देखा जिसको इसने फेंक दिया था। आइंदे के बाद अगर तुमको ये हरकत करते देखा तो वो हश्र कराऊंगा जिसकी कोई हद नहीं होगी। आए समझ। मुझे मुस्तफा भाई मत समझना कि तुम्हें ऐसे ही हर छोटी गलती पर छोड़ देते हैं। मैं मुस्तजाब हूँ, इंसान की बोटी बोटी जिस्म से नोच लेता हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सामने वाला इंसान तड़प रहा हो या मर जाए। आई डोंट केयर। मुस्तफा भाई तुम्हारे साथ इसलिए भी रियायत करते हैं कि वो तुम्हारे रज़ाई भाई हैं। लेकिन मैं मुस्तजाब हूँ, मेरे दिल में न रहम है न तुम हो। इसलिए जितनी जल्दी हो सके अपनी अम्मा या भाई से बात करो और इस निकाह जैसे ढोल को मेरे गले से निकाल दो। मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, अगर तुम मेरी जिंदगी में शामिल हुई न सहर, तुम्हारी जिंदगी जहन्नम से भी बदतर कर दूंगा। ये बात दिमाग में बिठा लो। वो बोलकर सीधा अपने कमरे में चला गया था और पीछे वो घुटनों के बल बैठकर रोने लगी थी। सहर एक ऐसी लड़की थी जो बेइंतहा की मासूम। इसकी जब कोई गलती होती भी नहीं थी तब भी सब इसको ही कसूरवार ठहरा देते थे। सब में सिर्फ इसकी अम्मा, फूफू नूरे, मुस्तजाब ही शामिल थे। बाकी सब तो फिर भी इसके साथ अच्छे थे, लेकिन ये जो लोग इसके पीछे हाथ धोकर पड़ गए थे, इन लोगों ने ही एक जीती जागती इंसान को डिप्रेशन में डाल रखा था। वो एक मोमी गुड़िया थी जिसके साथ इसकी अपनी माँ इतना बुरा सलूक करती थी क्योंकि वो एक लड़की थी। इसकी पैदाइश के वक्त उनकी 2 औलाद हुई, एक बेटा और एक बेटी। लेकिन बेटा बच नहीं पाया था और बेटी बच गई थी। वो इसको मनहूस कहती है कि इसके आते ही उनका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, जिस वजह से इसके साथ वो बेहद सख्तियां, बेहद रोक टोक। इसके लिए हवेली घर नहीं, कैद थी। वो आगे पढ़ना चाहती, कुछ बनना चाहती थी, लेकिन इसकी अम्मा ने मैट्रिक तक भी बहुत मुश्किल से इसको पढ़ने दिया था। और अगर इससे बेइंतहा कोई मोहब्बत करता था तो वो मुस्तफ़ा था। इसकी बड़ी ख्वाहिश थी अपनी अम्मा की तरह कोई बहन हो, इसलिए वो सहर से बहुत प्यार करता था। बुराक और वजदान भी इससे प्यार करते थे, लेकिन जो बात मुस्तफ़ा में थी वो उन दोनों में नहीं थी। मुस्तफ़ा ने मुस्तजाब को तमस्कुर से किचन से निकलते देखा था, इसलिए एक दफा बस चेक करने गया था कि जो वो सोच रहा हो वो न हो। लेकिन किचन में घुटनों में मुंह दिया सहर को रोते देखा तो पल में इसके पास पहुंचा, इसके करीब घुटनों के बल बैठा और इसके सर पर शफकत भरा हाथ रखा। क्या हुआ है सहर बच्चा, क्यों इतना रो रहा जा रहा है? इसके इतने नरमी से पूछने पर इसने सर उठाया और सामने मुस्तफ़ा को देखते ही इसके सीने से लगी। वो आहिस्ता आहिस्ता इसके सर पर हाथ फेरने लगा और इसको आराम करने की कोशिश करने लगा। अच्छा बताओ, क्या बोला है मुस्तजाब ने? अभी इसकी खींचाई करता हूँ, इसने प्यार से पूछा तो वो और शिद्दत से रोने लगी। भाई, मैंने कुछ नहीं किया है। तो वो बार बार तलाक की क्यों बात करते हैं? मैं कैसे लाला या दादा से बोलूंगी कि मुझे उनसे तलाक चाहिए? इसने सर उठाकर बेबसी से मुस्तफ़ा की जानिब देखते हुए कहा। इसने फिर वही बकवास की है? मुस्तफ़ा ने माथे पर बल डाले पूछा। सहर ने सुनकर सर इस बात में हिलाया। अच्छा तुम उठो और कमरे में जाकर आराम करो। देखता हूँ मैं इस पागल इंसान को जिसका दिमाग कुछ ज्यादा ही खराब हो रहा है। अभी 2 हाथ लगाऊंगा न तो सारी अक्ल ठिकाने पर आ जाएगी। इसने इसका हाथ पकड़कर खड़ा किया और इसके साथ ही किचन से बाहर निकला और इसके कमरे के पास पहुंचकर बोला, तुम परेशान मत हो,
तुम्हारे लाला हैं न, सब देख लेंगे, इस मुस्तजाब को भी और दादा को भी। तुम जाओ और मेरी जान आराम करो। ठीक है। इसने सुनकर सर इस बात में हिलाया और अपने कमरे चली गई। मुस्तफा ने एक गहरी सांस ली और एक नजर मुस्तजाब के कमरे को देखा। फिर सुबह बात करने का सोचकर अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। मुस्तफा शाह एक वाहिद ऐसी शख्सियत थी हवेली में जो सबसे ठंडे मिजाज का इंसान था। पूरी हवेली में ऐसा था जिसके सीने में दिल और इंसानियत दोनों मौजूद थी, जो सहर को बिल्कुल अपनी बहनों की तरह प्रोटेक्ट करता था। वजदान का जिगरी दोस्त और बुराक का बड़ा भाई, सहर का सबसे पसंदीदा लाला, मुस्तजाब का बाप और नूरे को तंग करने वाला कजन। इससे हवेली में एक अलग ही रौनक थी। जब जब ये शहर जाता था, हवेली एकदम वीरान हो जाती थी। वो सबसे अलग इंसान था। इसकी पहचान ही यही थी कि वो शाह होकर एक नर्म दिल का मालिक था, बाकी सब की तरह नहीं, खासकर अपने भाई मुस्तजाब की तरह तो बिल्कुल भी नहीं था। हमजा ने सफेद शलवार कमीज और हफ्सा ने ब्लैक बर्का पहना हुआ था और अनम के ससुराल के गेट से थोड़ा दूर खड़े हुए थे। बार बार ब्लूटूथ में मिशायम उन दोनों को आगे बढ़ने का बोल रही थी, लेकिन न हमजा आगे बढ़ रहा था न हफ्सा। हमजा, हफ्सा, अगर तुम दोनों अब आगे नहीं बढ़े तो मैं वहां आकर दोनों का मुंह तोड़ दूंगी। वो गर्राई, यार मिशी, मैं कब से बोल रहा हूँ इस बावली बगलोल को, लेकिन ये सुने तब न। ये तुम बार बार बावली बगलोल किसको बोल रहे हो? वो अपना बुरके का हिजाब से जो उलझ रही थी, इसको छोड़कर हमजा की तरफ मुतवज्जह हुई। देख रही हूँ मिशी, इससे आगे नहीं बढ़ा जा रहा है। लड़ाई कराओ बस इससे। हमजा, तुम अपनी बकवास बंद करोगे? मिशायम गर्राई, तो वो हल्की सी आवाज में मनमनाया, मिशी यार, मैं तो चुप ही हूँ। यही बोल रही है, इसने ब्लूटूथ पर हाथ रखते हुए कहा। कोई नहीं आपा, फजूल बकवास यही कर रहा है। मैं तो बस अपना ये हिजाब ठीक कर रही थी। चुप करो तुम दोनों, किसी को शक हो जाएगा। अल्लाह का नाम लेकर जाओ, कुछ नहीं होगा। ओके मिशी, तुम परेशान मत हो, हम निकलते हैं। जब तुम दोनों साथ होते हो न तो अच्छे भले कहे बंदे को परेशानी होने लगती है। अब जल्दी करो। वो एक बार फिर झुंझला कर बोली, तो वो दोनों मुंह बनाकर आगे बढ़े। 5 मिनट बाद वो दोनों अनम के ससुराल के गेट पर पहुंच गए थे। हमजा ने पहले हफ्सा को आंख मारी और गेट नॉक किया। हफ्सा एकदम हुवास खोकर इसकी बाहों में गिरी। कितनी मोटी हो हफ्सा, थोड़ा वजन खुद पर भी रखो। हमजा, मैं गला दबा दूंगी। बकवास नहीं। वो थोड़ी सी आंख खोलकर दबा दबा सा चिल्लाई, यार कोई गेट क्यों नहीं खोल रहा? इसने एक बार फिर झुंझला कर दरवाजा नॉक किया, तो कोई औरत घबराती हुई गेट के पास आए और दोनों को इस तरह देख मजीद घबराए। मिशी ने हमजा के गले के बटन के पास एक कैमरा लगाया हुआ था। वो ब्लूटूथ के जरिए वहां की बातें और कैमरे के जरिए वहां का हर मंजर देख सकती थी। जल्दी करो हमजा, अंदर जाओ, कुछ भी करके। मिशी की आवाज एयर प्रेस से इसके कान में गूंजी तो वो अपने चेहरे पर दुनिया जहान की परेशानी लाते हुए बोला, आंटी जी प्लीज, मेरी बीवी को देखें, क्या हो गया है? मोटी, मतलब ये बेहोश हो गई है, कुछ समझ नहीं आ रही है, आप देखिए न प्लीज। हफ्सा का बस नहीं चल रहा था, इसका गला दबा दे। लेकिन अगर वो ऐसा कुछ भी करती तो मिशायम इसका गला सही से दबा देती, इसलिए जब्त का घूंट पी गई। इस औरत का चेहरा थोड़ा मुतमईन हुआ और इसने हमजा की बाहों में देखा जहां हफ्सा की आंखें सिर्फ नकाब से दिख रही थी। वो उनको चुप करके अंदर लेकर आई और लाउंज में सोफे पर बिठाया। आप इनको लेकर बैठे, मैं पानी लेकर आती हूँ। वो बोल अंदर की जानिब बढ़ी। उनके जाते ही हफ्सा ने पट से आंखें खोली और इसका गिरेबान पकड़ा। घेंडू इंसान, ये तुम क्या मुझे बार बार मोटी और बावली बगलोल बोल रहे हो? खुद को देखा, कद्दू की शक्ल वाले गेंडे। वो एकदम भड़की, तो तुम क्या मोटी नहीं हो? सारा वजन भी मुझ गरीब पर डाल दिया था। मोटी नहीं बोलूंगा तो क्या बोलूंगा? वो भी इसका हाथ गिरेबान से हटाते हुए बोला, तेरी तो। हफ्सा कुछ और बोलती, इससे पहले मिशायम की आवाज से पीछे हुई। इंसान बन जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
घर आकर लड़ लेना दोनों। अभी इंसानों की तरह खामोशी से बैठे रहो। एयर प्रेस से मिशी की आवाज पर हफ्सा सीधी हुई और वापस आंखें बंद कर ली। हमजा भी मुंह बनाकर अंदर की तरफ देखने लगा। 5 मिनट बाद सुहेल अनम का शौहर और वो औरत बाहर आए। उनको आते देख हमजा ने फौरन से हफ्सा का हाथ पकड़ा और बार बार इसके गाल पर हल्के हल्के थप्पड़ मारकर जगाने की कोशिश करने लगा। हफ्सा ने इसकी टांग पर अपनी टांग मारी। इसको थप्पड़ कुछ ज्यादा ही तेज लग रहे थे। वो एकदम उछला लेकिन वो दोनों करीब आ गए थे, इसलिए जब तक कि घूंट पी गया। उन्होंने पानी का गिलास हमजा को दिया तो इसने पानी हफ्सा के मुंह पर मारा, जिससे इसने अपनी आंखें खोली और हाथ सर पर रख कर बैठी। मैं कहाँ हूँ? कौन हो आप सब? हमजा और मिशी ने खूंखार निगाहों से इस नौटंकी को देखा। हफ्सा, हम किसी के घर पर हैं। तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी जान, इसलिए हम यहाँ आए हैं। इसने दांत पीसकर इसको आंखें दिखाकर मजीद कोई अदाकारी करने से रोका और उन दोनों की तरफ देखा जो उनकी ही जानिब मुतवज्जह थे। बहुत शुक्रिया आंटी आपका, आपने हमें अपने घर में आने दिया। इसके बोलने से वो दोनों भी होश में आए। कोई बात नहीं बेटा, एक इंसान ही दूसरे इंसान के काम आता है। वो खातून बोलकर सोफे की तरफ बढ़ी। वैसे नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम सिकंदर है और मेरी जोजा का। इसने हफ्सा की जानिब देखा जो इसको देख रही थी। इसकी आंखों में एकदम शरारत नाची। हफ्सा को बहुत चिढ़ होती थी, इसको कोई पुराने जमाने से मिलाए। इसने जानबूझकर पुराना नाम बोला। इसका नाम तबस्सुम है। हफ्सा ने इस नाम पर मुंह बनाया। माशाल्लाह, बहुत प्यारा नाम है। मिशी ने कुछ हेयर प्रेस से कहा तो हफ्सा सीधी हुई। और आंटी, आपके घर में बस आप और यही रहते हैं? हफ्सा ने डायरेक्ट पूछा। तो 1 मिनट के लिए दोनों माँ बेटे घबराए, लेकिन फिर वो खातून बोली, नहीं बेटा, पहले मैं, मेरा बेटा और मेरी बहू रहते थे, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले मेरी बहू का इंतकाल हो गया है। इस वजह से अब हम दोनों ही होते हैं। उनका लहजा हद दर्जा गमगीन हो गया था। मिशायम बहुत गौर से कैमरे की नजर से उनके चेहरे के उतार चढ़ाव देख रही थी। ओह, आई एम सॉरी, दोनों एक साथ बोले। वैसे आंटी, ये कौन पढ़ता है? सामने सेकंड ईयर की बुक रखी हुई थी। हमजा हाथ में लेते हुए बोला, ये मेरी बीवी की ही है। सुहेल बोला, तो दोनों ने हाँ में सर हिलाया। अच्छा, बहुत बड़ी बात है। वो शादी के बाद पढ़ती थी, वरना घर और पढ़ाई को कैसे मैनेज करती होगी। और बहुत बड़ी बात है, आप लोगों ने दे दी परमिशन, वरना मेरे ससुराल वालों ने तो साफ इनकार कर दिया था। और बाद में मुझे भी समझ आई, क्या करना है पढ़कर। हफ्सा ने अपनी तरफ से पता फेंका। हाँ ना, मैं तो बहुत मना करता था कि ना पढ़ो। इसको ही शौक था। अच्छा, आपको नहीं पसंद था उनका पढ़ना? हमजा ने इसके चेहरे पर कुछ खोजते हुए पूछा। नहीं, पसंद भी था और नहीं भी, लेकिन शादी के बाद लड़कियों को तो घर बार देखना चाहिए। वैसे मेरे साथ अनम के भाई हसन को भी नहीं पसंद था। फिर कुछ होता इससे पहले ही ये हमें छोड़कर इस दुनिया से चली गई। मिशी जो बहुत गौर से सब अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर देख रही थी, एकदम पीछे हुई। जहां पर परेशानी थी वहां एकदम संजीदगी आए और सोफे से टेक लगाकर एयर प्रेस पर हाथ रखकर बोली, काम हो गया है, तुम दोनों फौरन से पहले वहां से निकलो। दोनों ने हम कहा, और इसने एयर प्रेस कान से निकालकर उमेर को कॉल मिलाई। मुस्तफा डेरे पर आया तो सामने ही इसको मुस्तजाब अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठा हुआ देखा। वो आया तो किसी और वजह से था, लेकिन इसको सामने देख इरादा तर्क करके इससे बात करने के लिए इसकी जानिब कदम बढ़ाए। इसको देखकर इसके सारे दोस्त आदाब से खड़े हुए और सलाम किया। इसने सलाम का जवाब सर की हल्की जुम्बिश से दिया। आप सब जाएं, मुझे कुछ बात करनी है। सलाम का जवाब देते ही इसने सबको वहां से चलता किया। इसकी बात सुनकर सब आहिस्ता आहिस्ता निकलते चले गए। मुस्तफा की बात सुनकर मुस्तजाब ने मुड़कर देखा। सामने ही आसमानी कलर के शलवार कमीज पहने भूरी मर्दाना चादर डाले वो बहुत जाजिब लग रहा था। इसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी थी। कोई एक दफा देखता तो दोबारा जरूर देखता था। क्या हो गया, आज तो बड़े बड़े लोग हमसे बात करना चाह रहे हैं।
मुस्तजाब ने आंखों में शोखी लिए बोला। तो वो इसके करीब ही बैठ गया। यहाँ क्या कर रहा है? कुछ नहीं भाई, बस ऐसे ही दोस्तों के साथ बैठा था। इसने रिलैक्स अंदाज में जवाब दिया। मुझे बात करनी है तुमसे। जरूरी, मुस्तफा ने संजीदगी से कहा। तो वो भी संजीदा हुआ। क्या बात है लाला? सब खैरियत है? क्योंकि आज तक मुस्तफा ने बात करने लिए कोई तमहीद नहीं बांधी थी, लेकिन आज वो जिस तरीके से बात करना शुरू कर रहा था, इसको बहुत हैरत हो रही थी। भाई बोले, क्या बात है? कल तुम्हारी सहर से क्या बात हुई? इसने बिना लगी लपटी कहा। तो वो मजीद संजीदा हुआ। आपसे कुछ कहा है इसने? मैंने क्या पूछा है मुस्तजाब? पहले मेरी बात का जवाब मुझे दो। तुम्हारे दिमाग में वापस क्यों वही बात आ रही है, जबकि मैंने तुमसे कहा था कि ये बात अब तुम दोबारा नहीं करोगे और रिश्ते को दिल से तस्लीम करोगे। फिर वो बात तुमने कल दोबारा सहर से क्यों की थी? मुस्तजाब ने संजीदगी से इसकी जानिब देखा। भाई, न मैं पहले माना था न अब माना हूँ। मुझे इस लड़की से शादी नहीं करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं आज भी आपसे यही बोल रहा हूँ और पहले भी यही बोला था। मैं और वो किसी एंगल से मैच नहीं कर सकते हैं। और मुझे तो एक बात समझ नहीं आती है, जब वो आपको ये बात बोल सकती है तो दादा को बोलने में पता नहीं क्या मौत आ रही है इसे। इसने नागवारी से कहा। तुम में अक्ल नहीं है क्या? बहुत आसान लगता है तुम्हें ये सब। तुम्हें इल्म भी है कि अगर वो ये बात दादा से करेगी तो उनका रद्द अमल क्या होगा? वो आसानी से मान जाएंगे, बल्कि इसी वक्त सहर का गला दबा देंगे। जरा समझ आ रही है तुम्हें इस बात की? ऐसा कुछ नहीं होता। इतने भी कोई जल्लाद नहीं है कि वो मार ही दे। इंसान एक दफा हिम्मत कर सकता है लाला। अगर आप तक ये बात वो पहुंचा सकती है न, तो दादा को बोलने में कोई हर्ज नहीं होगा मैडम को। मुस्तफा ने जबड़े भींचे। अगर इतना ही दिमाग खराब है और इतना ही आग मची हुई है तलाक देने की, तो मर्द बनो और जाकर दादा को खुद बोलो। समझ आई तुम्हें? मेरी बच्ची को आगे लाने की जरूरत नहीं है। औरत के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना चाहते हो? वो तैश से बोला। तो मुस्तजाब का सर झुका तो वो थोड़ा नर्म पड़ा। यार तुम्हें एक बात ही क्यों नहीं समझ आती? अगर तुम इसको तलाक दोगे तो वजदान लाला, बुराक, बड़े अब्बा, दादा, अम्मा, सबसे निगाहें मिला लोगे तुम। और एक बात मुझे ये नहीं समझ आ रही है, सहर इतनी अच्छी लड़की है, मासूम है, खानदान की है और अपनी रिवायात पर पूरी उतरती है। और क्या चाहिए तुम्हें? मुझे नहीं मालूम, बस वो मुझे नहीं पसंद। मुझे न पता नहीं क्यों बहुत चिढ़ होती है। पहले तो चलो कजन थी, समझ आती थी, लेकिन अब बीवी है। इसकी तो बच्चों वाली हरकत ही नहीं खत्म होती है। मैं चाहता हूँ मेरी बीवी एक मैच्योर हो, न कि ऐसी। इसको अगर एक बात कोई समझा दे तो वो फौरन समझ जाए। लेकिन ये, आपको पता है कल मुझे इतना गुस्सा क्यों आया था? कल मैं किचन में गया तो वो वहां खड़ी इमली खाने में मग्न थी, जबकि डॉक्टर ने इसको मना किया हुआ है। फिर भी इसने वही हरकत की। एक बात बताओ मुस्तजाब, तुम इन सब चीजों को देखकर इसको बीवी के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर सकते? चलो सोचो, अगर तलाक हो जाती है, क्या तुम इसको किसी और का होते देख सकोगे? किसी और के निकाह में दे दोगे? मुस्तफा ने भी सोचकर पता फेंका था जो बहुत कारी वार कर गया था। मुस्तजाब का दिल बेइख्तियार धड़का था ये सोचकर ही कि सहर किसी और की हो गई। इसका न बोलता देख मुस्तफा ने एक बार फिर इसको मुखातब किया। एक बात याद रखना मुस्तजाब, अगर तुम इसको तलाक देते हो तो सिर्फ तुम्हारा इससे नहीं, अपने बड़े लाला से भी रिश्ता खत्म हो जाएगा। इसने झटके से सर उठाकर बेयकीनी से इसकी जानिब देखा। और ये बात मैं कोई मजाक में नहीं बोल रहा हूँ। अगर तुमने मेरी बच्ची को तलाक दी, तुम भूल जाना कोई तुम्हारी जिंदगी में मुस्तफा लाला भी थे। इसने उंगली उठाकर बावर कराते हुए कहा। तो इसने सहर का सोचकर जब्त से मुठियां भींची। अभी वो आगे कुछ बोलता, अपने करीब वजदान को आते देख मुस्तफा ने खुद को कंपोज किया। अब खामोश हो जाओ, वजदान आ रहा है। इसने आहिस्ता आवाज में सामने देखते हुए कहा और अपने मुंह के जाविये जो काफी हद तक संजीदा थे, उनको भी नॉर्मल किया। वो करीब आया तो दोनों आदाब से खड़े हुए। अस्सलाम अलैकुम लाला, मुस्तजाब ने सर नीचे करके कहा।
वालेकुम अस्सलाम। क्या हो रहा है? वो उनके करीब ही बैठ गया। कुछ नहीं, बस किसी कम अक्ल को थोड़ी अक्ल दे रहा था। मुस्तफा ने मुस्तजाब की जानिब देखकर दांत पीस कर कहा, सब ठीक है। वजदान ने पहले मुस्तफा, इसके बाद मुस्तजाब की जानिब देखकर संजीदगी से पूछा। तो दोनों ने बेवक्त सर इस बात में हिलाए। लाला, मुझे जरूरी काम है, मैं जाऊं। मुस्तजाब ने दोनों की जानिब देखते हुए कहा। हाँ तुम जाओ, मुस्तफा ने कहा तो वो जाने लगा। अच्छा बात सुनो मुस्तजाब जी। भाई वजदान की आवाज पर वो रुका। बुराक का पता है कहाँ गया है वो? हाँ, वो शहर गए हैं किसी काम से। रात तक वापसी आ जाएंगे। बोल रहे थे कुछ जरूरी काम है, इसलिए शायद रात भी वहीं रुके। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। वो निकल गया तो मुस्तफा धप से इसके बराबर में बैठा। जो अभी थोड़ी देर पहले संजीदा मुस्तफा था अब वो कहीं सो गया था। वापस से वो शौक मुस्तफा बन गया था जिसके दम से पूरी हवेली और वजदान की जिंदगी में हलचल थी। अब वैसे, आज मेरे पास आए, सब खैरियत है न? कहीं कोई मुलाकात वगैरह तो नहीं करनी मेरे सरदार लाला को? मुस्तफा ने आंखों में शोखी लेकर इसको छेड़ा। ये वो वाहिद इंसान था जो वजदान शाह से हंसी मजाक कर लेता था। इसके अलावा कोई नहीं। इसके अलावा तो वो किसी को अपने करीब भी नहीं आने देता था। कजा की हंसी मजाक, इंसान बन जा। वो हंसा नहीं था लेकिन इसकी आंखें मुस्कुराई थी। वो इसके साथ खुद को बहुत हल्का फुल्का महसूस करता था। वैसे कब और कहाँ करनी है मेरे यार को मुलाकात? मुस्तफा बदतमीजी नहीं, कोई काम नहीं था इसलिए यहाँ आ गया। अब बकवास करे तो मार खाएगा। मुस्तफा ने जिंदगी से भरपूर कहा लगाया, जिसमें वजदान ने भी इसका साथ दिया। वैसे अगर कोई मुलाकात करनी हो तो मैं हाजिर हूँ। तो नहीं सुधरेगा ना? इसने बेशर्मों की तरह इनकार में सर हिलाया। वजदान के होंठ मुस्कुराहट में ढले। अच्छा ये बता, कंपनी कैसी चल रही है? जबरदस्त। इसने ओके का साइन दिया। अरे यार, यहाँ का काम खत्म हो तो बिजनेस को वक्त दो। अब वो दोनों बिजनेस के सिलसिले में बात करने लगे थे। यार हमजा, तुझे क्या लगता है मिशी आपा मुझे और तुझे क्या गिफ्ट देगी? वो दोनों अनम के ससुराल से करीब ही मॉल के फूड कोर्ट में बैठे खाने से इंसाफ कर रहे थे। खाना तो कम, बकवास ज्यादा कर रहे थे। यार मुझे लगता है, मैंने पिछली बार उनसे कहा था कि मेरी सैलरी बढ़ा दे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। तो क्या पता इस बार खुश होकर वो मेरी सैलरी ही बढ़ा दें। और आफ्टर ऑल मैं उनका सगा भाई हूँ। इसने ये बात खासा जताकर बोली थी। अरे जाओ जाओ, क्यों बढ़ाएगी वो तुम्हारी सैलरी? वो मुझसे ज्यादा प्यार करती है। और ये क्या सगा और सौतेली करते रहते हो तुम? मैं तो सच ही बोलता हूँ। क्या इसमें कोई झूठ है कि मैं उनका सगा भाई और तुम मुंह बोली बहन हो उनकी? हमजा बकवास नहीं, मैं सर फोड़ दूंगी तुम्हारा। कभी तो सीरियस हो जाया करो। अरे देखो तो सही, सीरियस होने को बोल कौन रहा है? इसने हंसते हुए कहा तो वो मजीद सीख पा हुई। मेरा बस चले न मैं तुम्हारा खून पी जाऊं। इतना खून जलाते हो तुम मेरा। और देख लेना तुम, मेरी ही सैलरी बढ़ाएगी आपा। और मुझे तो लगता है मुझे वो महंगा वाला परफ्यूम गिफ्ट करेगी। अरे निकलो, शक्ल देखी है अपनी? वो नाक के नथने फुला कर बोली। इस वक्त वो ब्लैक बुरके में ही थी। हाँ बस हिजाब खोल दिया था। ब्लैक कलर के स्कार्फ में इसकी दूधिया रंगत दमक रही थी। वैसे यार हमजा, सारा मजाक एक जगह। हफ्सा संजीदगी से बोली, तुमको क्या लगता है इस केस से मुतल्लिक? और आपा ने ऐसा क्या देखा था कि उन्होंने फौरन हमें वहां से निकलने का कहा? कहीं हमजा, उन्होंने वहां लैपटॉप में कोई चुड़ैल तो नहीं देखी थी? हमजा ने इसकी बात सुनकर कहा लगाया, पागल, ऐसा कुछ नहीं देखा होगा। और वैसे पता है मुझे क्या लगता है कि तुम बहुत ज्यादा मोटी हो गई हो। हमजा मैं सीरियस बात पूछ रही हूँ। अरे कसम से मैं भी सीरियस हूँ। तुझे पता है तुम जो मेरे हाथ पर गिरी थी, मेरा हाथ एकदम सुन हो गया है। देखो, मूवमेंट भी नहीं कर रहा है। हाथ ऊपर नीचे करके बोला, अगर ऐसे मूवमेंट नहीं करते हैं तो फिर कैसे करते हैं? हफ्सा ने जल कर कहा। लेकिन हफ्सा, ये बात बहुत संजीदा है। तुम वाकई बहुत मोटी हो गई हो, बिल्कुल किसी भैंस की तरह। तेरी तो। वो उठकर इसके पीछे भागी।
हमजा भी अपने बर्गर का आखिर बाइट लेकर हंसता हुआ पार्किंग लॉट की जानिब भागा। उन दोनों को किसी ने बहुत खूंखार निगाहों से देखा और जब्त से मुठ्ठियां भींची थी। अदालत लगी हुई थी जहां एक गहरा सन्नाटा था, जहां आज फैसला होना था कि कौन मौत के घाट उतारा जाता है और कौन बाइज्जत बरी किया जाता है। मुल्जिम दानिश भी वहां मौजूद था। अनम के ससुराल, अनम के मैके वाले सब मौजूद थे। मिशायम बेग, हमजा बेग, हफ्सा, मिशायम का दोस्त उमर सब मौजूद थे। मुखालिफ पार्टी का वकील। पूरी अदालत भरी हुई थी। सिर्फ जज के आने का इंतजार था। इसके बाद फैसला देखना था किसके हक में होता है। सबको इस फैसले का इंतजार था। मिशायम बार बार घड़ी में वक्त देख रही थी। मुखालिफ पार्टी के वकील का चेहरा मुतमईन था। मुतमईन तो मिशायम का चेहरा भी था, लेकिन वो थोड़ी परेशान थी। थोड़े ही इंतजार के बाद जज साहब आ गए थे। उनके आते ही सब उनके आदाब में खड़े हुए। उन्होंने अपनी कुर्सी संभाली और कार्रवाई शुरू करने की इजाजत दी। अदालत शुरू की जाए। मुखालिफ पार्टी के वकील खड़े हुए। अस्सलाम अलैकुम। उन्होंने आदाब से सलाम किया, जिसका जवाब हल्की जुम्बिश से दिया गया। जज साहब, सारे सबूत और गवाह मुल्जिम दानिश के खिलाफ हैं। ये सरासर अदालत का वक्त जाया करना है। मेरे ख्याल से आपको अब फैसला दे देना चाहिए। उन्होंने कटघरे में खड़े दानिश की तरफ इशारा करते हुए केस को मुख्तसर करते हुए कहा। मिशायम ने आईब्रो उछाली और अपनी नशिस्त से खड़ी हुई और बुलंद और मजबूत आवाज में बोली, लेकिन मेरे ख्याल से अदालत का वक्त मेरे काबिल दोस्त जाया कर रहे हैं। मिशायम मुखालिफ पार्टी के वकील के मुकाबिल होकर बोली। सरफराज साहब एकदम घबराए। मैं कोई वक्त जाया नहीं कर रहा हूँ जज। मैं तो बस आपको बताना चाहता हूँ, जब सारे सबूत और गवाह मुजरिम के खिलाफ हैं तो बस फैसला देना चाहिए सर। मेरे ख्याल से आप एक वकील हैं और वहाँ बैठे वो जज हैं, तो आप कोई हक या पावर नहीं रखते कि आप उनको बताएं कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं। एक बात और, दानिश मुल्जिम है, मुजरिम नहीं। जब तक ये अदालत ये साबित नहीं कर देती कि गुनाहगार सिर्फ दानिश है, जब तक आप इसको मुजरिम नहीं करार दे सकते। खैर, मैं अब जज साहब आपसे मुद्दा रखने की इजाजत चाहती हूँ। इसने पहले सरफराज मुखालिफ वकील को देखकर कहा और दूसरी बात जज की जानिब देखते हुए बोली, इजाजत है। उनके इजाजत देते ही सरफराज साहब अपनी जगह पर बैठ गए, लेकिन अब उनका चेहरा मुतमईन नहीं था, क्योंकि वो जानते थे अगर मिशायम बोलना शुरू करती है तो इसको कोई हरा नहीं सकता। जज साहब, मैं कटघरे में अहसन जावर और मकतूला अनम के शौहर को यहाँ बुलाना चाहती हूँ। इसने एक नजर दानिश को देखा, फिर जज को देखते हुए इजाजत चाही। इसने बोला तो वो मजीद परेशान हुए। इजाजत है। उनके इजाजत देते ही दोनों कटघरे में आए। वो मजबूत कदम उठाते हुए कटघरे के करीब आए। मैं आप दोनों से कुछ सवाल करना चाहूंगी। मेरा नाम मिशायम बेग है। उम्मीद करती हूँ आप दोनों जो भी जवाब देंगे सच में देंगे और इसके सिवा कोई फजूल झूठ या गलत बात नहीं करेंगे। उन दोनों ने सर इस बात में हिलाया। वेरी गुड। तो आप दोनों का ही ये कहना है कि कत्ल दानिश ने किया है? इसने संजीदगी से कहा। हमारा ही नहीं, सबका कहना है। अहसन ने फौरन कहा। नहीं, मैं सिर्फ आप दोनों का पूछ रही हूँ। आप बताएं, आपका क्या कहना है? जी, हमें ऐसा लगता है। दोनों एक साथ बोले। इस बात का क्या प्रूफ है आप दोनों के पास कि कत्ल किसी और ने नहीं, दानिश ने ही किया है? इसने हाथ अपने सीने पर बांधते हुए कहा। वो इस वक्त काले कोट में थी। बाल बीच की मांग में निकले हुए थे। हाथ में वही नफीस ब्रेसलेट भी मौजूद था। चेहरे पर गहरी संजीदगी थी। इस चीज से वो दोनों भी घबरा गए थे, क्योंकि मैम, लास्ट नाइट जब कत्ल हुआ था तो किसी और की नहीं, सिर्फ दानिश और अनम की ही लड़ाई हुई थी। और हम सब ने ये सुना था कि दानिश ने अनम को कहा था कि वो इसको जान से मार देगा, और वो वहां से रोते हुए चली गई थी। अहसन ने मुतमईन अंदाज में बोलकर अपने वकील की जानिब देखा। उन्होंने आंख से इसको मुतमईन रहने का कहा। तो आपका ये कहना है कि कत्ल दानिश ने किया है? वो बोलते हुए सुस्त कदम से अदालती कमरे के बीच में आई। लेकिन जज साहब, मेरे पास चश्मदीद गवाह है कि कत्ल दानिश ने नहीं।
मकतूल अनम के शौहर सुहेल और अनम के सौतेले भाई हसन जावर ने किया है। दोनों के चेहरे पर से एक साया आकर गुजरा। मुखालिफ वकील घबरा कर उठे। वकील साहिबा, मेरे क्लाइंट पर बेबुनियाद इल्जाम लगा रही हैं। वो बुलंद आवाज में बोले। बैठ जाएं सरफराज साहब, जज ने कहा तो उनको मजबूरन वापस बैठना पड़ा। लड़ाई जरूर हुई थी जज साहब, लेकिन लड़ाई की वजह भी तो कुछ होती है ना। क्यों हुई लड़ाई, क्या वजह थी? वो बोलते हुए वापस कटघरे के करीब हुई। सुहेल साहब, आप ये बताना पसंद करेंगे, क्या आपकी बीवी ने आपसे इजाजत मांगी थी कि वो आगे पढ़ना चाहती है लेकिन आपने इनकार कर दिया था? क्या इनकार की वजह मैं जान सकती हूँ? जी मैंने इनकार जरूर किया था, लेकिन जज साहब, मुझे इससे कोई नौकरी तो नहीं करानी थी, इसलिए मैं तो बस यही चाहता था कि वो आराम करें। अच्छा, ये बात सच है? जी मैम, ये बात सच है। तो फिर आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? मैं जस्ट आपसे ये पूछ रही हूँ कि आपने इजाजत क्यों नहीं दी थी। वैसे अगर आराम की ही बात है तो वो जो 24 घंटे घर के काम करती थी, तब आपको इसके आराम का ख्याल नहीं आया? वो तो मुस्कुर से बोली। खैर, जिस बात पर लड़ाई हुई थी हम उसकी जानिब आते हैं। जज साहब, मैं लड़ाई की वजह बताना चाहती हूँ, क्या आपकी इजाजत है? इजाजत है। शुक्रिया सर। अनम पढ़ना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। वो बोलते हुए जज के बिल्कुल सामने खड़ी हो गई थी। जब इसकी शादी नहीं हुई थी तब इसने आवाज उठाई, लेकिन हसन जावर ने मना कर दिया और इसकी शादी अपने दोस्त से करा दी। इसके बाद इसने अपने ससुराल में बोला कि वो पढ़ना चाहती है, लेकिन इन दोनों ने ही इनकार कर दिया। कत्ल की रात को जब वो अपने मैके आए और अपने भाई दानिश से बात की और सारी तफसील इसको बताई, क्योंकि दानिश यहाँ नहीं रहता था, वो काम के सिलसिले में बाहर ही रहता था, इसलिए इसे किसी भी चीज का इल्म नहीं था। जब दानिश को सारी बात बताई गई थी तो वो तैश में ये बोला था कि वो दोनों को जान से मार देगा। सबने बस ये आखिरी अल्फाज सुने थे कि जान से मार देगा। किसी ने ये नहीं सुना था कि दोनों को। अनम सिर्फ ये सुनकर रोते हुए अपने ससुराल वापस चली गई थी। अगर कत्ल दानिश ने नहीं किया तो फिर इन दोनों के अलावा कौन कर सकता है? वो बोलकर उन दोनों की जानिब मुड़ी, क्योंकि सिर्फ ये दोनों ही खिलाफ थे इसकी पढ़ाई के। इसने बोलकर जांचती निगाहों से उन दोनों के चेहरे देखे, जहां एक अलग ही परेशानी झलक रही थी। छोटे छोटे पसीने के कतरे माथे पर जगमगा रहे थे। मेरे पास तो चश्मदीद गवाह भी मौजूद है जिसने इन दोनों को कत्ल करते हुए देखा है। वो कोई और नहीं, सुहेल के घर में काम करने वाली जुलेखा है। इसने अपने पास से बड़ा भारी पत्ता फेंका और वो ठीक निशाने पर लगा। दोनों के हाथ पांव बाकायदा कान पे थे और चेहरे पर बेयकीनी भी आई थी। वो बहुत मजबूत और बुलंद आवाज में बोल रही थी, अपनी आंखों से इन दोनों को कत्ल करते हुए देखा है। आहसन ने अपनी बहन का गला पकड़ा था और सुहेल ने गर्दन पर छुरी फेर दी थी। ऐसा ही किया था ना आप दोनों ने? वो तैश से बोली। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, हमने कुछ नहीं किया था। सुहेल ने चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा। तो आप हकला क्यों रहे हैं? अगर आप बेगुनाह हैं तो आपकी जबान क्यों लड़खड़ा रही है मिस्टर सुहेल? ऑब्जेक्शन यू ऑनर। वकील साहिबा, मेरे क्लाइंट को हरास कर रही हैं। ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। आप दोनों झूठ बोल रहे हैं, आप दोनों ने ही इसका कत्ल किया है। मुलाजिमा ने अपनी आंखों से आप दोनों को कत्ल करते हुए देखा है। वो बहुत पुख्ता लहजे में बोल रही थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। आहसन भी घबरा कर बोला। कभी वो अपने वकील को तो कभी जज साहब की जानिब देखता। तुमने ही कत्ल किया है अपनी बहन का। अपनी बहन का गला तुमने अपने हाथों से पकड़ा था। अपनी छोटी बहन का। क्या हुआ तो वो सौतेली थी, लेकिन थी तो वो तुम्हारी बहन ही ना। मुलाजिमा वहां मौजूद थी। इसने देखा था कि तुमने ही कत्ल किया था, तुमने ही इसका गला पकड़ा था। आहसन जावर, तुम्हारी माँ भले अलग थी, तुम्हारा बाप तो एक था ना। तुम एक बाप की औलाद थे ना। तुम दोनों बहन भाई का खून तो एक था ना। तुमने अपनी बहन को ही सिर्फ इस बात पर मार दिया कि वो पढ़ना चाहती है। तुम्हें शर्म नहीं आए हसन जावर? तुम अपनी बहन के कातिल हो।
मिशायम की आवाज बुलंद से बुलंदतर होती जा रही थी। नहीं नहीं नहीं, मैंने अपनी बहन का गला नहीं पकड़ा था। वहाँ कोई मुलाजिमा नहीं थी। अहसन जावर चीख कर बोला और घुटने के बल जमीन पर बैठा। वहाँ कोई मुलाजिमा नहीं थी। मैंने गला नहीं पकड़ा था। मैंने कत्ल कराया था इसका। 5 मिनट के लिए वो एकदम साकित हुआ और बेयकीनी से सुहेल और अपने वकील की जानिब देखा। 5 मिनट मजीद गुजर गए। मिशायम वैसे ही सीने पर हाथ बांधे खड़ी थी। सच बोल दो अहसन जावर, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। आधा सच तुम बोल चुके हो। अदालत का वक्त जाया मत करो। इतना झूठ बोलो जितनी सजा बाद में बर्दाश्त कर सको। इसने आंसू भरी आंखों से मिशायम की जानिब देखा और फिर चेहरे पर हाथ फेरा। एक गीली सांस अंदर खींची और जब्त से बोला, मैं नहीं चाहता था वो आगे बढ़े, लेकिन वो जिद्दी थी। पुलिस कंप्लेन की धमकी दे रही थी। दानिश भी इसके साथ था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। लहजा भीगा हुआ था, इसलिए मैंने इसका कत्ल करा दिया। मार दिया मैंने इसको, खत्म कर दिया। वो रो रही थी लेकिन मुझे रहम नहीं आया था। मार दिया था मैंने इसको, वो बोल रहा था और आंसू आंखों से गिर रहे थे। सुहेल सदमे से सब देख रहा था। इसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये सच बोल जाएगा। मैं बहुत डर गया था इसकी पुलिस वाली धमकी से। दानिश इसका हर हाल में साथ देने के लिए तैयार था। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन मैम जज साहब, अम्मा, मैंने इसका गला नहीं पकड़ा था। मैंने इसका कत्ल कराया था। वो मेरे सामने खड़ी थी, रो रही थी, मुझसे रहम की भीख मांग रही थी, लेकिन मैं जानवर बन गया था। और मैंने अपने अंदर के खौफ को मिटाने के लिए अपनी बहन को ही मिटा दिया। इस सब में सुहेल का कोई कसूर नहीं था। वो बस मेरा साथ दे रहा था। यही सच है। मैं अपना गुनाह कबूल करता हूँ। वो चुप हुआ तो अदालत में गहरा सन्नाटा छा गया था। जज ने भी इस बात में सर हिलाया और अपना कलम उठाया। मुखालिफ पार्टी के वकील का हाथ बेसाख्ता माथे पर गया। दानिश ने तशक्कुर भरी निगाहों से इसकी जानिब देखा। हफ्सा, हमजा, उमर तीनों ने फखर से मिशायम की जानिब देखा, जिसके होंठ मुस्कुराहट में ढले हुए थे, हाथ सीने पर बांधे हुए, सर उठा हुआ था। जहां थोड़ी देर पहले थोड़ी परेशानी थी, अब चेहरा मुकम्मल तौर पर मुतमईन था। अदालत का सन्नाटा मिशायम की आवाज ने तोड़ा। उम्मीद करती हूँ मुजरिम अहसन जावर और सुहेल को अदालत सख्त से सख्त सजा देगी, बोलकर इसने जज की जानिब देखा। जैसा कि आप सब जानते हैं, अभी अहसन जावर ने अपने मुंह से अपना गुनाह कबूल किया है। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्जिम दानिश को बाइज्जत बरी किया जाता है, जबकि अहसन जावर को सजाए मौत दी जाती है। और जबकि सुहेल इसमें शरीक थे, साथीदार थे, उन्हें अदालत उम्र कैद की सजा देती है। अदालत बर्खास्त की जाए। वो बोलकर उठे तो सारे ही उनके साथ उठे। मिशायम ने मुस्कुरा कर हमजा, हफ्सा, उमेर की जानिब देखा। तीनों इसके ही जानिब आ रहे थे। हफ्सा करीब आकर खुशी से इसके गले लगी। मुबारक हो आपा, बहुत बहुत मुबारक आपको। अल्लाह आपको और कामयाबी दे। इसने मुस्कुराते हुए दिल से इसके लिए दुआ दी। बहुत शुक्रिया। मुबारक हो मिशी। उमर ने भी हाथ बढ़ाकर अपनी सबसे अच्छी दोस्त को हंसते हुए मुबारकबाद दी, जिसको इसने मुस्कुराते हुए थाम लिया। मैं अगर इस केस में उनका साथ नहीं देता तो कुछ भी नहीं होता। हमजा ने फखरिया कॉलर उठाए और शौकी से बोला, अरे जाओ, अगर मैं न होती तो कुछ न होता। हफ्सा भी फौरन मैदान में आई। दानिश इसके करीब आया तो वो दोनों चुप हुए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं ये केस जीत जाऊंगा। अगर आप नहीं होती तो मैं बेगुनाह मारा जाता। मेरी बहन के कातिलों को भी सजा नहीं मिलती। बहुत शुक्रिया मैम, ये सब आपकी ही वजह से हुआ है। मिशायम इसके करीब हुई। मैंने कुछ नहीं, जो भी किया है इसने किया है। आसमान की तरफ उंगली करके बोली, अगर वो नहीं होता तो कुछ भी मैं नहीं कर पाती। तुम झूठे होते तो मैं चाहे कुछ भी कर लेती। मैं ये केस किसी सूरत नहीं जीत पाती, क्योंकि मिशायम बेग सच्चाई का दूसरा नाम है। मुबारक हो तुम्हें भी। जाओ, घर पर सब इंतजार कर रहे होंगे। इसने मुस्कुराते हुए इसे कहा और उन तीनों की जानिब मुड़ी। चले घर, इसने कहा तो तीनों ने मुस्कुराते हुए सर इस बात में हिलाया।
आज फिर झूठ की हार हुई थी और सच की जीत। मिशायम बेग वो थी जो अपने सामने किसी को टिकने नहीं देती थी। वो दुश्मन को बहुत खतरनाक शिकस्त देती थी। और आज भी इसने अपनी ही बातों में उलझाकर सच खुद ही कन्फेस कराया था। दुश्मन को मात कैसे दी जाती है, कोई मिशायम बेग से सीखे। सहर खामोशी से अपने लिए चाय बना रही थी। चेहरे पर एक प्यारी मुस्कान थी। वो इस बात की गवाह थी कि सहर बहुत खुश है। गुलाबी कलर का सूट, सर पर दुपट्टा अच्छे से जमाया हुआ था और खुद में मगन चाय बनाने में मसरूफ थी। मुस्तजाब सीढ़ियों से उतरता हुआ किचन की जानिब आया। वो जानता था इस टाइम वो किचन में अपने लिए चाय बनाती है। वो किचन के दरवाजे पर खड़ा होकर इसकी पुश्त की जानिब देखा, जहां वो दुनिया से गाफिल चाय बनाने में मसरूफ थी। क्या हो रहा है, वो अपनी भारी मर्दाना आवाज में बोला। तो वो डरकर एकदम उछली। जिस बला का वो सोच भी नहीं सकती थी वो बिल्कुल इसके पीछे था। खौफ से आंखें मींची, धड़कनों की रफ्तार एकदम तेज हुई। कुछ पूछ रहा हूँ, क्या कर रही हो? अंडे बेच रही हूँ, ये बात दिल में बोली और खुद को कंपोज करके पलटी। कुछ नहीं, चाय बना रही थी। आपको दूं? इसने मासूमियत से सर झुकाकर कहा। हाथ की उंगलियां मरोड़ रही थी। वो सख्त डरी हुई थी। मुस्तजाब ने खूंखार निगाहों से इसको देखा और जहर खंडा लहजे में बोला, ये जो मासूमियत का ढोंग है ना, ये सिर्फ तुम्हारे मुस्तफा लाला के अलावा किसी के सामने नहीं चलेगा। खास करके मेरे सामने तो बिल्कुल नहीं। इसने झटके से सर उठाकर इसकी जानिब देखा जो लाल आंखें लिए इसको ही घूर रहा था। इसने सूरत से आंखें नीचे की। क्या बोला था मैंने तुमसे कि तुम तलाक वाली बात दादा से बोलोगी? लेकिन नहीं, तुमको तो तमाशा लगाने का शौक है ना, इसलिए तुमने जानबूझकर मुस्तफा लाला को बताया न? नहीं, लाला खुद आए थे रात को। उन्होंने देखा था, मैंने कुछ नहीं बोला था। ये बात सुनते ही आंखें आंसुओं से भरने लगी। अपनी ये मजलूमियत न किसी और को दिखाना जो तुम्हें जानता न हो। ऐसे ही मजलूम बनकर दिखाया होगा न कि मैं बहुत बड़ा जालिम हूँ और उनकी लाडली बच्ची पर जुल्म कर रहा हूँ। इसने हिचकी ली। आंसू अभी भी आंखों से निकल रहे थे और ये आंसू न अपने मुस्तफा लाला को दिखाना जिन पर उनका असर होता हो। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है, इसने नागवारी से कहा। मैंने कुछ नहीं किया है। लाला खुद आए थे रात को किचन में। इसने रोते हुए अपनी बात बोली। तुमको पता है, वो जिन्होंने आज तक मुझको उफ नहीं कहा, उन्होंने कहा है कि अगर मैंने तुम्हें बल्कि मुस्तफा लाला के, उनकी बच्ची को मैंने तलाक दी तो मुझसे वो कोई तल्लुक नहीं रखेंगे। अब मैं अपने भाई को तो छोड़ नहीं सकता। याद है सहर शाह, मैंने तुमको रात को ही बोला था कि अगर तुमने दादा से बात नहीं की और तुम मेरी जिंदगी में शामिल हुई, तुम्हारी जिंदगी जहन्नम कर दूंगा। तो माय लेडी, वेलकम टू माय वर्ल्ड। तुम्हें तो मैं दिन में तारे दिखाऊंगा। तुम्हारा मैं वो हश्र करूंगा। पनाह मांगोगी मुझसे, वो नहीं दूंगा। मौत की भीख मांगोगी, वो भी तुमको नसीब नहीं करूंगा। घुट घुट कर जियोगी, तुम्हारे ही सामने दूसरी शादी भी करूंगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। जस्ट वेट एंड वॉच। वो बोलकर रुका नहीं था। लंबे लंबे डग बढ़ता हुआ वहां से निकलता चला गया था, पीछे किसी को बेसुकून करके। इसको वाकई फर्क नहीं पड़ा था सहर के आंसुओं का। वो तो फिर इसका शौहर था जो इसको बीवी मानता तक नहीं था। इसकी तो माँ भी इसको नहीं अपनाती थी, वो क्या अपनाता? वो सोचते हुए तल्खी से मुस्कुराई। वजदान सगीर शाह के कमरे के बाहर खड़ा हुआ था। उन्होंने अभी मुलाजिम के हाथ इसको अपने कमरे में बुलवाया था। इसने दरवाजा नॉक किया तो फौरन अंदर से इजाजत मिल गई। वो अंदर दाखिल हुआ तो सामने ही वो मासूम सी शक्ल बनाए बैठे मुस्तफा को देख इसकी सारी चालाकी इसके दिमाग में आ गई और जब्त से जबड़े भींचे। वजदान इस वक्त काले सियाह लिबास में मुलब्बस था। सफेद मर्दाना शाल गले में डाली हुई थी। हल्की बड़ी हुई बियर्ड, बाल तरतीब से बने हुए थे। इसने कमरे में दाखिल होते ही बुलंद आवाज में सलाम किया। दादा, आपने बुलाया मुझे? वालेकुम अस्सलाम, बैठो, बात करनी है तुमसे। उन्होंने सलाम का जवाब देकर बिना दूसरी बात करे मुद्दे की बात स्टार्ट की। उनके बोलते ही वो मुस्तफा के सामने वाले सोफे पर बैठ गया और मुस्तफा ने जल्दी सी एक किताब मुंह के सामने की।
वजदान को कुछ कुछ तो बात समझ आ गई थी, लेकिन कंफर्म करने के लिए बोला, जी बोले दादा, क्या बात है, हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या सुन रहा हूँ मैं वजदान शाह कि तुम फिर से बिजनेस में वापस आने की बात कर रहे हो। इसने आंखें घुमाकर मुस्तफा की जानिब देखा जो किताब से थोड़ा सा मुंह निकाल कर दांत दिखा रहा था। तुमको ये नहीं पता, अगर तुम बिजनेस को देखोगे तो गांव को कौन देखेगा? तुम नहीं जानते, तुम्हारे अलावा गांव वाले अब किसी को दूसरा सरदार नहीं देखना चाहते हैं। इतनी मसरूफियत में कैसे करोगे तुम ये सब? एक बात पूछूं आपसे? इसने बिल्कुल संजीदगी से कहा। हाँ पूछो, ये बात आपको इसने बताई है। सगीर शाह ने मुस्तफा की जानिब देखा जो गर्दन तेज तेज नफी में हिला रहा था। तुमको इस बात से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। मैंने जितना पूछा है इसका जवाब दो। मैं नहीं दूंगा जब तक आप मुझे ये नहीं बताओगे कि ये बात आप तक पहुंची कैसे। वो भी वजदान शाह था, अपनी बात का पक्का। वो भी अपने दादा की ही तरह सख्त और उसूल का पक्का था, लेकिन दोनों के नजरिए मुख्तलिफ थे। उन्होंने एक गहरी सांस फिजा में खारिज की और बोले, हाँ, इसने बताई है, लेकिन वजदान, जो मैं पूछ रहा हूँ इसका जवाब मुझे चाहिए पहले, इसके बाद कोई दूसरी बात। इसने खूंखार निगाहों से मुस्तफा को देखा जो उल्टी किताब पकड़े पता नहीं क्या पढ़ रहा था। इसने नफी में सर हिलाकर सगीर शाह की तरफ देखा। दादा, दरअसल गांव का काम तो मैं देख लेता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि साथ में अपने बिजनेस पर भी थोड़ा फोकस कर लूँ। खुद की कंपनी शुरू करके वकस के रहमो करम पर तो मैं छोड़ नहीं सकता, इसलिए बस वीक में 2 या 1 बार चक्कर लगा लिया करूँगा। बाकी मैं गांव में ही होऊंगा। आप परेशान न हो, और मैं जानता हूँ इसने क्या नक्शा खींचा होगा, इस वजह से आप परेशान हो गए, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अपने गांव के लोगों को बेसहारा नहीं छोड़ूंगा। मुस्तफा की जानिब देखते हुए कहा तो इसने अनजान बनकर आंखें इधर उधर घुमाई, जैसे वो यहाँ मौजूद ही न हो। हम ख्याल करना वजदान, जो भी है, फिक्र है हमें तुम्हारी। तुम्हें इल्म भी नहीं है कितने दुश्मन घात लगाए बैठे हैं यहाँ। तुम निकलो, वहाँ तुमको मार दें। दादा है तुम्हारे, फिक्र रहती है हमें। वो खड़ा हुआ तो वो दोनों भी साथ ही खड़े हुए। आप परेशान न हो दादा, आपका पोता अब बड़ा हो गया है, ख्याल रखना आ गया है मुझे अपना। मैं मर्दान खाने की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन एक बात वजदान, बिजनेस से ज्यादा तुम्हें गांव पर ही फोकस करना है। वो तो तुम बोल रहे हो कि वीक में 1 या 2 दफा, इसलिए मैं मान गया हूँ, वरना अगर तुमने गांव को छोड़कर सिर्फ बिजनेस पर तवज्जो दी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दादा, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं जानता हूँ गांव वालों को जरूरत है मेरी, और फर्ज है मेरा उनका ख्याल रखना और उनके मसले सुनना। उम्मीद तो तुमसे यही है। बाकी हमें नहीं मालूम क्या चल रहा है इस दिमाग में। मैं मर्दान खाने जा रहा हूँ। वो बोलकर वहां से निकल गए। मुस्तफा भी आंख बचाकर वहां से निकलने लगा। तू रुक, तुझसे बात करनी है, वजदान बोला तो वो हंसता हुआ पलटा। बेगैरत इंसान, तुझे इसलिए मैंने ये बात बताई थी। कुत्ते, तूने दादा को क्यों बोली? वो इसके करीब आते हुए बोला तो वो झट से सोफे के पीछे हुआ। ये जो तुम्हारी शामत आती है ना, कसम से कलेजे तक में ठंड पड़ जाती है। अंदर तक सुकून ही सुकून महसूस होता है। अये हाय, क्या बताऊं? इतना सुकून, आई कांट एक्सप्लेन यू। वो मजा लेते हुए बोला, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं तू। हाथ लग तो, हर दफा यही क्यों करता है? मुनहूस इंसान, वो बेबस होकर बोला, बदला लेता हूँ मैं, अभी भी वही लिया है मैंने बदला। इसने अपने लबो लहजे को बदलते हुए कहा, तेरे बदले की तो। वो सोफे के पीछे आया तो वो जल्दी से सामने आया। याद है वो बचपन का सीन जब मैं स्कूल से भागकर खेत में चला गया था, और घर आकर तुमने ही अब्बा को बताया था। याद है वो दिन, उन्होंने अपनी बेल्ट से मुझे मारा था। इस हवेली की दर दीवार ने मेरी चीखें सुनी थी। अपने लहजे को इसने हैबतनाक बनाते हुए कहा, और तुम कोने में खड़े हंस रहे थे, इसीलिए मैंने बदला लिया है। और तू नहीं जानता सरदार कितना सुकून और राहत महसूस कर रहा हूँ मैं। साले कुत्ते, ये बदला तो कितनी बार ले चुका है तेरा।
यही नहीं होता तो मेरे हाथों से ही खत्म हो जाए। वो दांत पीस कर बोला, अगर मैं चला गया न तो रोते फिरोगे, लेकिन मुस्तफा कहीं भी नहीं होगा। इसने ये बात हंसते हुए बोली थी, लेकिन वजदान इसकी ये बात सुनकर एकदम संजीदा हो गया था। इसने आंखें इसकी तरफ की तो अपनी बात की संगीनी का एहसास हुआ। यार वो मेरे मुंह से निकल गया। मजाक कर रहा था। आइंदे के बाद ऐसी बकवास करने से मेरे सामने गुरेज करना, वरना ये सिक्स पैक मैंने दिखाने के लिए नहीं बनाए हैं। इतना मारूंगा तो वो बचपन की मार भूल जाएगा। समझ आई। वो बोलकर लंबे लंबे डग बढ़ता हुआ निकलता चला गया था। पागल हूँ मैं, इसने सोचते हुए अपनी कनपटी पर थप्पड़ रसीद किया और वजदान के पीछे लपका।